समासों के प्रसंग में अभी तक हमने अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास के बाद में तत्पुरुष समास, तत्पुरुष के ही भेद जो कर्मधारय और द्विगु समास, उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। इसके बाद में हमारे पास अंत में द्वंद्व समास आया था। चार थे द्वंद्व है, च या और के अर्थ में द्वंद्व समास होता है, लेकिन उस द्वंद्व समास को हमने तीन भागों में विभाजित किया। एक तो आया इतरेतर योग द्वंद्व, जिसमें दो या दो से अधिक पद थे, दो पद थे तो द्विवचन, दो से अधिक पद थे तो बहुवचन, और उत्तर पद के अनुसार लिंग था। फिर दूसरा आया एक अशेष द्वंद्व, जिसमें आपको हमने ये बताया कि दो या दो से अधिक पदों के स्थान पे जब पद एक ही शेष रह जाए तो उसको हम एक अशेष कहते हैं, और यहां पर दो पदों के स्थान पर एक शेष बता तो द्विवचन, और दो से अधिक पदों के स्थान पर एक शेष पद बचा तो बहुवचन का रूप बनेगा, और बचे हुए पद के अनुसार ही लिंग निर्धारित हो रहा था। जिसके कुछ प्रकरण हमने आपको निश्चित बताए कि यदि समान रूप वाले पदों में द्वंद्व हो तो एक पद शेष रह जाता है, एक ही शब्द से बने पुल्लिंग स्त्रीलिंग के पदों में द्वंद्व हो तो पुल्लिंग वाला शब्द एक शेष रह जाता है, और यहीं पर आया माता पिता और श्वश्रु श्वशुर के अंदर द्वंद्व होने पर जो पुल्लिंग वाला शब्द है उसका विकल्प से एक अशेष होगा तो डबल डबल रूप यहां पर बने। लेकिन माता पिता वाले प्रसंग में तो तीन रूप बन गए, माता पितरऊ, मातर पितरऊ और पितरऊ। फिर आपको हमने तीसरा भेद बताया, वो आया हमारे पास समाहार द्वंद्व का। समाहार द्वंद्व का मतलब यह है दो या दो से अधिक पदों के कलेक्शन को भी जब हम एक की तरह माने उसी को समाहार कहा जाता है। इसी को व्याकरण में एक वद भाव कह दिया जाता है, एक के जैसा भाव करना, दो या दो से अधिक पदों को भी एक वचन बना देना। इसलिए समाहार द्वंद्व के जितने भी रूप हैं नित्य रूप से एक वचन और नपुंसक लिंग के अंदर होते हैं। नपुंसक लिंग में होने की वजह से अंत में दीर्घ स्वर को रस्व हो जाएगा, अकारांत है तो अम हो जाएगा, अन्यथा कोई भी काम नहीं होगा। लेकिन इसके भी कुछ प्रकरण फिक्स थे। प्राणी के अंग, शरीर के अंगवाची शब्द, संगीत के अंगवाची शब्द या फिर सेना के अंगवाची शब्दों में द्वंद्व होने पर समाहार द्वंद्व होगा। फिर एक दूसरा प्रसंग हमने यहां पर लिया, जो धान्यवाची या फिर जो व्यंजनवाची शब्द हैं उनके बीच में द्वंद्व होने पर विकल्प से होगा, और परस्पर विपरीत अर्थ वाले शब्दों में द्वंद्व होने पर भी विकल्प से आपको समाहार द्वंद्व करना है। तो डबल डबल रूप बने थे, एक रूप बना इतरेतर योग का और एक रूप बना समाहार द्वंद्व का। इन दोनों से जो बचा हुआ प्रसंग है वो सारा का सारा इतरेतर योग में आ जाता है। तो ये चर्चा हमने विगत कक्षा में की। अब हम आते हैं हमारे पाठ्यक्रम के तीसरे समास को पढ़ने के बाद चौथे समास की ओर, और वो चौथा समास है जो हम रख रहे हैं वो है बहुब्रीहि समास। जैसे कि आपको मैंने बताया समास के प्रसंग में सामान्य तौर पर दो पद होते हैं, एक को कहा जाता है पूर्व पद और एक को कहा जाता है उत्तर पद। जब पहले वाले पद की प्रधानता होगी तो अव्ययी भाव था, जब बाद वाले पद की अर्थ की प्रधानता थी तो तत्पुरुष समास हो गया, जब दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता थी तो द्वंद्व समास हो गया। अब इन दोनों पदों के अलावा किसी तीसरे अर्थात कोई अन्य पद की अर्थ की प्रधानता हो जाएगी तो उसी को हम बहुब्रीहि समास कहेंगे। जैसे कि बहुब्रीहि शब्द है ना, बहुब्रीहि शब्द के अंदर भी बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि का तात्पर्य यह हो गया कि ऐसा कोई व्यक्ति, बहुत सारे चावल है जिसके पास, उस व्यक्ति को कहा जाता है बहुव्रीहि। बहुत सारे चावल है जिसके पास, उसको बहुव्रीहि कहा जाएगा। अब आप यदि ये कह दो कि बहुव्रीहि हतः है, जो बहुव्रीहि है वो मारा गया, तो न तो बहु मरा और न ही चावल मरा, बल्कि यहां पर कोई तीसरा जो व्यक्ति विशेष आपने रमेश, दिनेश, सुरेश जो भी रखा वो मर गया, इस तरह का अर्थ यहां पर हो जाता है। इसलिए यहां पे बहुब्रीहि समास के अंदर कोई तृतीय या जिसको हम कहते हैं अन्य पद के अर्थ की प्रधानता हो जाती है। तो ये अब इसमें हम चलेंगे सारे के सारे प्रकरण। तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद से भिन्न किसी अन्य तीसरे अर्थ की प्रधानता हो जाती है, अतः इस समास को हम अन्य पदार्थ प्रधान समास कहते हैं। जैसे कि आपको हमने बताया अव्ययी भाव समास में बनने वाला रूप नित्य रूप से अव्यय और नपुंसक लिंग था, तत्पुरुष समास में उत्तर पद के अनुसार था, कर्मधारय समास में सामान्य तौर पर तो उत्तर पद के अनुसार था। लिंग का निर्धारण तो द्विगु समास में आपने देखा कि अकारांत है तो नपुंसक स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का जो प्रकरण था वो हमने देखा। इतरेतर योग द्वंद्व में आपने देखा उत्तर पद के अनुसार एक शेष में शेष पद के अनुसार समाहार में नपुंसक लिंग हो गया था। लेकिन
बहुब्रीहि समास के अंदर जो भी रूप बनेगा वो जो तीसरा अन्य पद है, अन्य पद के अनुसार ही समस्त पद का लिंग निर्धारित करना होगा। अन्य पद के अनुसार का मतलब ये हुआ, यदि विग्रह के अंदर अंत में सह तौ ते, जो कि आपको पता है पुल्लिंग का है, सह तौ ते तद सबसे पुल्लिंग में बने हुए हैं, यदि ऐसा प्रकरण है जब तो ये तीनों के तीनों जो प्रसंग है तद सबसे बने हुए हैं, सह तौ ते यदि ऐसा है जब तो पुल्लिंग में रूप बनेगा, और यदि सा ते ताह ऐसा है तो स्त्रीलिंग के अंदर रूप बनेगा, और तत् ते तानी है तो नपुंसक लिंग में रूप बनेगा। आप इसको ऐसे समझिए, यदि आपको विग्रह करना हो, आपको यदि पुल्लिंग का रूप दिया हुआ है तो लास्ट में आपको सह तौ ते, एक वचन का है तो सह, द्विवचन का है तो तौ, और बहुवचन का है तो ते। सामान्य तौर पर एक वचन का ही काम आता है, कोई अन्यार्थ किसी एक को लेकर के करते हैं हम। जैसे मान लो वहां पे कोई भी प्रसंग आ गया, दशानन है, अब दशानन है तो आप देखना उसके अंत में पुल्लिंग का है ना सह आएगा, दस आननानि यस्य सह, दशानन बनाया तो क्या रूप बन जाएगा, यस्य सह। तो ऐसे ही यदि मान लो यहां पर कोई प्रसंग होता, जैसे आपने कहा कि जैसे चंद्रमुख पुल्लिंग है तो यस्य सह, और चंद्रमुख की जगह चंद्रमुखी होता, चंद्रमुखी ऐसा होता तो फिर वहां पर क्या हो जाता, चंद्र इव मुखम यस्याह सा हो जाता। और यदि नपुंसक लिंग का होता तो अंत में क्या आ जाता, यस्य तत् आ जाता। मतलब जैसा प्रसंग होगा आपको विग्रह उसी के अनुरूप करना है। पुल्लिंग का प्रसंग है तो सह तौ ते लगाएंगे लास्ट में, स्त्रीलिंग का है तो सा ते ता लगेगा, और नपुंसक लिंग का है तो तत् ते तानी लगेगा। अन्य पद के अनुसार ही आपको लिंग निर्धारित करना होगा। सामान्य तौर पर यदि समास के प्रसंग को आप देखें, यदि वाक्य प्रयोग करके पूछा जाए, किसी गद्यांश पद्यांश के आधार पर बहुब्रीहि समास का प्रसंग पूछा जाए तो पक्का है कोई भी विशेषता इत्यादि दे करके उसके आगे कोई नाम इत्यादि जरूर आएगा, नाम इत्यादि जरूर आ जाए तो उस नाम को देख लेना कि यदि पुल्लिंग का चल रहा है तो वो जो बहुब्रीहि समास का रूप बना है वो भी पुल्लिंग का है, और यदि नाम कोई स्त्रीलिंग का है, जैसे मान लो आ गया अल्पवयस्क है मोहन है, अल्पवयस्क मोहन है, मोहन पुल्लिंग का है तो अल्पम वय यस्य सह, यस्य सह, और अल्पवयस्का सीता, अब सीता शब्द स्त्रीलिंग का था तो अल्पवयस्का बना, तो इसका मतलब विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, यस्याह सा, तो यस्याह शब्द इत्यादि का स्त्रीलिंग का ही प्रयोग हो जाएगा, जिसका इत्यादि, जिसकी इत्यादि क्रमशः पुल्लिंग स्त्रीलिंग इत्यादि हो जाएंगे। सामान्य तौर पर नपुंसक लिंग ज्यादा काम आता नहीं है, आपको पुल्लिंग का या तो सह वाला प्रसंग या सा वाला प्रसंग, ये दो प्रसंग ज्यादातर काम आते हैं जब भी कोई गद्यांश पद्यांश के अंदर बहुब्रीहि समास का प्रकरण आए। यहां पर यह ध्यान रख लेना, कोई भी कथा कहानी में से उठा करके प्रसंग दे, जैसे आपने कई बार उदाहरण देखे होंगे, गलित नख नयनः, या फिर घोराकृति ही सुकरः, मतलब आगे कुछ न कुछ गलित नख नयनः गृध्रः, या ऐसा कोई भी प्रसंग, कोई पशु पक्षी की कहानी इत्यादि दे सकते हैं, या कोई भी सामान्य कहानी आ जाए उसमें देख लेना पहले रूप दे करके आगे कोई नाम दिया हुआ होगा ना तो पक्का है वहां पे बहुब्रीहि समास आएगा। लेकिन वो और भी, अब आपको बहुब्रीहि समास को पहचानने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं उनकी चर्चा मैं यहां पर कर रहा हूं। पहले तो ये बता रहे कि ये बहुब्रीहि समास होगा कहां कहां पर। यदि आप सूत्र को देखें, सूत्र को देखिए, अनेकम अन्य पदार्थे, अन्य पदार्थे, अन्य पदार्थे का मतलब हुआ अन्य पद के अर्थ में, अन्य पद का मतलब हुआ दूसरे पद के अर्थ में। अनेकम, अनेक का मतलब हुआ एक से ज्यादा पद, एक से ज्यादा पद मतलब किसी एक पद का दूसरे पद के साथ समास कार्य हो जाएगा। कौन से अर्थ के अंदर, अन्य पद के अर्थ में एक पद का दूसरे समर्थ पद के साथ बहुब्रीहि समास हो जाता है। और सामान्य तौर पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि तत्पुरुष समास को भी हमने दो भागों में विभाजित किया था। विग्रह वाक्य के अंदर जो मूल दो शब्द हैं, यदि दोनों में समान विभक्ति थी तो हमने उसका नाम क्या दिया था, समानाधिकरण। और ऐसे ही दोनों में अलग अलग विभक्ति थी तो हमने नाम क्या दिया था, व्यधिकरण। ठीक इसी प्रकार से बहुब्रीहि समास को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं विग्रह वाक्य के पदों के आधार पर। जो मूल दो पद है ना, मूल दो पदों में कौन सी विभक्ति है, इसके आधार पर हम दो भागों में बांटेंगे। वही पहले की तरह समानाधिकरण बहुब्रीहि और व्यधिकरण बहुब्रीहि। जैसे कि इनके नाम के अंदर ही पूरा अर्थ छिपा हुआ है।
जो नाम है उसी के अंदर पूरा का पूरा अर्थ छिपा हुआ है। कैसे? समानाधिकरण, दोनों पदों में समान विभक्ति होगी, समानाधिकरण, और वी प्लस अधिकरण, वी का मतलब विभिन्न या अलग अलग, अधिकरण का मतलब विभक्ति से है, अलग अलग विभक्ति होगी तो व्यधिकरण, वही सेम पहले की तरह। और आपको ध्यान हो, हमने समानाधिकरण तत्पुरुष में 2 काम बताए थे, वो 2 काम यथावत यहां पर भी करने हैं। वो कौन कौन से काम हैं वो भी मैं बताऊंगा। समानाधिकरण का मतलब हुआ ऐसा बहुब्रीहि जिसके विग्रह वाक्य के पदों में समान विभक्ति हो, उसमें उसको हम क्या कहेंगे? समानाधिकरण बहुब्रीहि कहेंगे। और सामान्य तौर पर यहां दोनों पदों में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। जैसे आपने देखा ना, कर्मधारय समास में भी प्रायः दोनों पदों के अंदर कौन सी विभक्ति थी? प्रथमा थी। ठीक उसी प्रकार से बहुब्रीहि के अंदर भी दोनों पदों में प्रथमा होगी तो उसको हम क्या कह देंगे? समानाधिकरण। और ऐसा बहुब्रीहि जिसके विग्रह के पदों में अलग अलग विभक्ति हो उसको व्यधिकरण बहुब्रीहि कहा जाता है। सामान्य तौर पर यहां पे क्या होगा? एक पद में तो सप्तमी होगी और एक पद के अंदर प्रथमा विभक्ति होगी। मतलब इधर तो या तो प्रथमा प्रथमा मिलेंगे, सामान्य तौर पर प्रथमा प्रथमा, और यहां पे एक में सप्तमी एक में प्रथमा, ऐसा प्रसंग देखने को आपको मिलेगा। इस प्रकार से वहां पे अलग अलग हो गई, इसलिए उसको हमने क्या कह दिया? व्यधिकरण बहुब्रीहि कह दिया। जबकि इधर दोनों में समान विभक्ति थी, इसको हमने क्या कह दिया? समानाधिकरण बहुब्रीहि कह दिया। अब ये जो समानाधिकरण और व्यधिकरण बहुब्रीहि है, इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 काम हमने पीछे भी किए। समानाधिकरण में कौन कौन से काम किए आपको ध्यान था? यदि दोनों पद स्त्रीवाचक हो तो पहले वाले पद को यथासंभव कहां पर कर दिया जाएगा? पुल्लिंग के अंदर कर दिया जाएगा। यथासंभव कहां पर कर दिया जाएगा? पुल्लिंग के अंदर। मतलब यह हुआ दोनों पद स्त्रीवाचक थे तो पहले वाले पद का यदि पुल्लिंग में रूप संभव हो तो पुल्लिंग के अंदर कर दिया जाएगा। और एक दूसरा काम हमने क्या बताया था? महत के तय के स्थान पर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, अर्थात महत का क्या बन जाएगा? महा। ये 2 काम हमने पीछे बताए थे, वो 2 काम आपको यथावत यहां पर भी करने हैं। और इधर आ जाइए, व्यधिकरण के अंदर एक काम विशेष आया है, उसको सुन लीजिएगा। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, व्यधिकरण में प्रायः एक पद में सप्तमी और एक पद में क्या होगी? प्रथमा। लेकिन यदि ये पूर्व पद, पहले वाला पद सप्तमी वाला हो और यदि वो शरीर का अंगवाची हो, पूर्व पद सप्तमी वाला और शरीर का अंगवाची हो, तो अभी तक हम क्या करते आ रहे थे? समास करते ही विभक्तियों का लोप कर रहे थे, बीच वाले पद का चिन्ह का लोप कर रहे थे। जैसे दशरथ से पुत्र में से स्या को हटा दिया था। लेकिन यदि वो शरीर का अंगवाची है और उसके अंदर पूर्व पद के अंदर सप्तमी विभक्ति है तो व्यधिकरण बहुब्रीहि के अंदर समास होने पर भी उस विभक्ति का लोप नहीं होगा। इस समास में पूर्व पद यदि शरीर का अंगवाची सप्तमी विभक्ति वाला है तो यहां पर समास होने पर भी, उस सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं होगा। समास होने के ऊपर भी विभक्ति का लोप नहीं होगा। अभी आगे चल के बताऊंगा मैं। जैसे कंठे काल है, अब कंठे में सप्तमी थी, अब कंठ क्या है? शरीर का अंग है, कंठे, और जो रूप बनाया आगे चल करके क्या बना? कंठे काल है। कंठे का कंठे रहा, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। जैसे उदरे मणि ही, उदर का मतलब होता है पेट, पेट में मणि है जिसके, तो उदरे का उदरे रहा, समास होने पर भी विभक्ति का लोप नहीं हुआ यदि पूर्व पद के अंदर सप्तमी विभक्ति है तो। इस प्रकार से आपको ये दोनों के प्रसंग में एक एक काम, इधर तो 2 काम थे और उधर एक काम विशेष है, तो ये इसके आधार पर आपको विशेष कार्य कुछ करने होंगे। अब सुनो, अब जैसे कि आपने द्वंद्व समास में देखा, आपको 2 तरीके थे समास को पहचानने के, और आपको यदि जो पद दिए गए उन पदों में से पहले प्रयोग किसका हुआ है, इस पद को पहचानना भी, उसके आधार पर भी आप जो समास इत्यादि का निर्धारण कर सकते हैं। पहले पद में किसका प्रयोग हुआ है, पहले पद का किसका रूप आया है, कौन सा प्रसंग आया है, इसको देख करके भी, जैसे आपको बताया ना, ई उ अंत वाले का पहले प्रयोग होगा, स्वर से शुरू होने वाला अकारांत का पहले प्रयोग होगा, या फिर हमने बताया कम स्वर वाले का पहले प्रयोग होगा, पूज्य पदों में ज्यादा पूज्य का पहले प्रयोग होगा, भाइयों में सबसे बड़े भाई का, वर्णों के अंदर ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि के सीरियल से, ऋतु और नक्षत्र यदि समान स्वर वाले हैं तो उनका भी सीरियल वाइज प्रयोग होगा, ये चर्चा हमने की। ठीक उसी प्रकार से बहुब्रीहि समास में भी कुछ चिन्ह है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको तो यद्यपि रूप बना हुआ मिलेगा,
लेकिन आप उनको पहचान करके भी समास कर सकते हो। बहुब्री समास कौन कौन से प्रसंगों के अंदर होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि बहुब्री समास में जो पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति है ना, सप्तमी वाले का पहले प्रयोग होगा। सप्तमी वाले का पहले प्रयोग होगा, जिसमें भी सप्तमी, जैसे मैंने बताया ना कंठे काल है, तो किसका पहले प्रयोग हुआ? सप्तमी वाले का प्रयोग हुआ। केवल दो शब्द हैं, एक तो है गड़ु और एक है चंद्र। गड़ु और चंद्र, गड़ु का मतलब होता है फोड़ा फुंसी, ठीक है, फोड़ा या फुंसी कोई भी। गड़ु और चंद्र के साथ सप्तमी वाला होता है, उसका पहले प्रयोग नहीं होता, मतलब सप्तमी वाला बाद में चले जाता है, अर्थात गड़ु और चंद्र का ही पहले प्रयोग हो जाएगा। सामान्य तौर पर देखो, जिस पद में सप्तमी विभक्ति आई ना, सप्तमी वाले का पहले प्रयोग होगा, लेकिन यदि गड़ु और चंद्र के साथ सप्तमी आई तो सप्तमी बाद में चली जाएगी, बल्कि गड़ु और चंद्र का पहले प्रयोग हो जाएगा। जैसे सामान्य तौर पर आपको बताया कंठे काल है यस्य, तो कंठे काला बन गया, सप्तमी वाले पहले आ गया। लेकिन मान लो कंठे गड़ु यस्य, तो अब यहां पर कंठ बाद में चले जाएगा, गड़ु कंठ है रूप बनेगा, गड़ु का पहले प्रयोग होगा। ऐसे ही जैसे शेखरे चंद्र है यस्य, सिर पर है चंद्रमा जिसके, अब चंद्र का पहले प्रयोग होगा और रूप क्या बनेगा? चंद्रशेखर। मतलब चंद्र और गड़ु तो पहले आएंगे, इसके साथ सप्तमी होगी तो भी, और बाकी प्रसंगों के अंदर सप्तमी बाद में चली जाएगी। यह हमारे पास रूल नंबर 1 आ गया, यह आपके काम आएगा। दूसरा प्रसंग सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है, इक्त प्रत्यय वाला जो पद है उसका पहले प्रयोग यहां पर होगा। आपने काफी उदाहरण देखे होंगे, इक्त प्रत्यय वाले पद का पहले प्रयोग होगा, सबसे ज्यादा काम आने वाला है। अभी मैं उदाहरण बताऊंगा जब आपको पता लग जाएगा। बहुब्री समास में जिस पद के अंदर इक्त, इक्त का मतलब अभी तो ये समझ दीजिएगा, अभी हम प्रत्यय पढ़ेंगे तब बता देंगे और विस्तार से इक्त प्रत्यय का रूप कैसे कैसे बनता है। लेकिन जिसके अंत में सामान्य तौर पर क्या हो? तय हो, उसका पहले प्रयोग होगा। यह बहुत बड़ी पहचान है। आपने तत्पुरुष में देखा होगा ना, तृतीया तत्पुरुष इत्यादि में इक्त वाला बाद में था, इक्त वाला कहां पर था? बाद में। यहां पर इक्त प्रत्यय वाला पहले आ जाएगा, अर्थात जिसके अंत में इक्त तय है ना, वो तय वाला शब्द पहले दिखेगा, तो समझ जाना कि बहुब्री समास है। पठित यहां पर यदि हम देखेंगे अभी कृत कृत्य, कृत में इक्त प्रत्यय था तो पहले प्रयोग हो गया। सारे उदाहरणों का भी मैं चर्चा करूंगा, अभी तो केवल नियम देख लीजिएगा। पहले तो क्या? सप्तमी वाले का पहले प्रयोग होगा। दूसरा कहा इक्त प्रत्यय वाले का पहले प्रयोग होगा। और यहीं पर तीसरा नियम आ जाता है, वो नियम है हथियारवाची। देखो, हथियारवाची, हथियार का मतलब केवल अस्त्र शस्त्र नहीं है, हथियार का मतलब है ऐसी कोई वस्तु जो निरंतर रूप से हाथ में रहे। जैसे मान लो भीम के हाथ में हमेशा गदा रहती है, भगवान कृष्ण के हाथ में या विष्णु के हाथ में चक्र रहता है, या राम के हाथ में धनुष रहता है। तो नित्य रूप से जो हाथ में रहे कोई भी, यहां तक कि मां सरस्वती के हाथ में पुस्तक रहती है, तो पुस्तक को भी क्या माना जाएगा? हथियार माना जाएगा। हथियार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो हाथ से जुड़ा हुआ प्रसंग रहे। तो ऐसे प्रसंगों में जितने भी हथियारवाची शब्द हैं, हथियारवाची शब्दों का पहले प्रयोग होगा। और हथियारवाची शब्द के साथ साथ यहां पे ये बताया कि विशेषणवाची शब्द, सर्वनाम शब्द और संख्यावाची शब्द, ये सारे विशेषण ही तो हैं। विशेषण सामान्य कह देते तो पार पड़ जाती, स्पष्ट कर दिया। सर्वनाम शब्द, विशेषणवाची शब्द और संख्यावाची शब्द, यदि इनका प्रयोग किया जावे तो इनका भी पहले प्रयोग होगा। अब ध्यान रखना, अब समस्या आ जाएगी। संख्यावाची आपने कहां देखा? द्विगु में भी देखा, ये विशेषणवाची आपने कर्मधारी में देखा। तो ऐसे प्रसंगों में, इन प्रसंगों में कैसे आप डिफरेंस करोगे, इसकी भी मैं चर्चा आज मैं कंपेयर करके विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे आप इनमें अंतर कर सकते हैं। और एक बात और, यहां पर पहले नियम से दूसरा नियम बलवान होता है। पहला नियम सप्तमी वाला था, दूसरा नियम इक्त प्रत्यय वाला आया, तीसरा नियम हमारे पास कौन सा आ गया? हथियार का। अब मान लो आगे चल करके हम देखेंगे सप्तमी वाला और हथियार का नियम एक साथ काम आ जाए। जैसे चक्र है हस्ते यस्य, चक्र है हाथ में जिसके। अब हस्ते में सप्तमी और चक्र हथियारवाची, तो सप्तमी वाले नियम से तो हस्त का पहले प्रयोग होना चाहिए था, और हथियार के नियम से चक्र का पहले प्रयोग होना चाहिए था। लेकिन इन नियमों में बाद में नियम कौन सा आया है?
हथियार का आया है, बाद वाला नियम ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आपको हथियार का ही पहले प्रयोग करना होगा और चक्र हस्तः ये रूप बनेगा। मतलब पहले वाले नियम से दूसरे वाला नियम ज्यादा बलवान हुआ करता है। इस प्रकार से इन 4 नियमों के आधार पर, अब देखो यहां पे संख्यावाची यहां पर भी मिलेगा, विशेषणवाची यहां पर भी मिलेगा, लेकिन कैसे डिफरेंस करेंगे, किस रूप में डिफरेंस करेंगे, ये अभी हम चर्चा करते हैं। तो ये 4 प्रसंग आ गए बहुब्रीहि समास में किसका पहले प्रयोग किया जाता है इस काम के लिए। और एक चीज और, मैंने जैसे कि आपको बताया था, यहां पर एक प्रत्यय होता है समासांत प्रत्यय। समासांत प्रत्यय का मतलब होता है ऐसे कई प्रत्यय जो समास को करने के बाद किए जाते हैं। आपको ध्यान हो, हमने पीछे अव्ययी भाव समास में एक बात बताई थी कि यदि उत्तर पद के अंदर वहां पर गोदावरी और नदी से पहले संख्यावाची आ जाए तो आपने उसको अकारांत कर दिया था ना, वास्तव में वो समासांत प्रत्यय का काम था। और ऐसे आगे चल करके यदि हमने राजन शब्द की बात की तो राजन शब्द तत्पुरुष समास के अंदर बताया ना, राजन शब्द आ जाए तो अकारांत आदेश हो जाता है, वो भी समासांत प्रत्यय का ही काम था। ठीक उसी प्रकार से बहुब्रीहि समास के अंदर भी एक समासांत प्रत्यय की एक प्रक्रिया है। समासांत प्रत्यय की प्रक्रिया क्या है, एक बार उसको देख लीजिएगा, फिर हम सभी उदाहरणों को रखेंगे यहां पर। यहां पे ये बताया गया बहुब्रीहि समास के अंदर, देखो एक प्रत्यय होता है समासांत कप प्रत्यय, और कप में पैकिज संज्ञा हो जाती है, बचता क है। तो एक चीज तो आप ये ध्यान रख लेना, जब कभी आपको समास डिसाइड करना हो, जब कभी आपको अलग से क दिख जाए, समास समस्त पद के अंत में अलग से क दिख जाए ना, तो ये क बहुब्रीहि की पहचान है। जैसे आपके परीक्षा में आ गया अल्पवयस्कः, तो वयस्क के आगे क्या लगा दिया, कह, अल्पवयस्कः। अन्यमनस्कः, अन्यमनस्कः, एकपत्नीकः, सपत्नीकः। लास्ट में यदि क अलग से आ गया ना तो ये क बहुब्रीहि समास की पहचान है, ये क केवल बहुब्रीहि समास के अंदर आएगा। जैसे आपने बोला सपत्नीक, अब मूल शब्द तो क्या था, पत्नी, लेकिन आगे आपने क्या लगा दिया, क लगा दिया। वो कैसे आपको बहुब्रीहि समास की पहचान हो जाएगी, लेकिन ये क कहां कहां पर लगेगा, एक बार सुन लीजिएगा। देखो, उरस, पयस, सर्पिस, दधि, मधु, लक्ष्मी। उरस का मतलब होता है हृदय या छाती, ऐसे ही पयस का मतलब होता है दूध या जल, सर्पिस का मतलब होता है घी, दधि का मतलब दही, मधु का मतलब शहद। उरस का मतलब हृदय या छाती, पयस का मतलब दूध या जल, सर्पिस का मतलब होता है घी, दधि का मतलब दही, मधु का मतलब शहद, और लक्ष्मी आप जानते ही हैं। यदि बहुब्रीहि समास के अंत में इन शब्दों का प्रयोग हो, इन शब्दों का प्रयोग होने का मतलब क्या है, लास्ट में ये आ जाएं, तो फिर आपको कौन सा प्रत्यय करना होगा, कप, अर्थात लास्ट में आपको अलग से क्या जोड़ना होगा, क। तो देखना, व्यूढ़ो रसका है, उरस्का है, प्रिय पयस्का है, पयस्का है, प्रिय सर्पिस्का है, सर्पिस्का है, प्रिय दधि का है, प्रिय मधु का है, प्रिय लक्ष्मी का है। ये सारी बात बताऊंगा मैं आपको, अंत में अलग से क्या दिखेगा। नंबर 1, कुछ तो शब्द बता दिए, इसके अलावा ऐसा कोई भी शब्द जिसके अंत में दीर्घ ई या दीर्घ ऊ हो, स्त्रीवाचक शब्द हो। सामान्य तौर पर दीर्घ ई दीर्घ ऊ कहां पर आता है, स्त्रीवाचकों के प्रसंग में, तो वहां पर भी आपको समासांत कौन सा प्रत्यय करना है, कप प्रत्यय करना है। यदि अंत में दीर्घ ई या दीर्घ ऊ हो तो भी, अभी मैंने बोला ना सपत्नी कहा, अब पत्नी के अंत में क्या था, दीर्घ ई था, स्त्रीवाचक था, इसलिए आपने क्या लगा दिया, कै लगा दिया। या ऊ वाले में भी प्रिय वधू कह, तो वधू कह, वधू के अंदर ऊ था तो कै लगा देंगे। ऐसे शब्द यदि उत्तर पद में है, बाद में है, तो वहां पर भी कै लग जाएगा, मतलब स्त्रीवाचकों के अंत में भी अलग से कै दिख जाएगा, यह भी एक अच्छी पहचान है। और यदि ह्रस्व री अंत वाला कोई भी शब्द हो, ह्रस्व री अंत वाला, जैसे एक कर्तृकः, एक कर्तृकः, तो आपने क्या बनाया, मूल शब्द तो कर्तृ था, एक कर्तृ, और आगे अलग से कै लगा दिया, क्या रूप बन गया, एक कर्तृक, एक नेत्रिक, बहु कर्तृक, बहु नेत्रिक, अलग से री। ऐसा कोई शब्द जिसके अंत में री हो ना, री अंत वालों से भी, जैसे कर्तृ के अंत में री था तो अलग से कै लग गया।
तो ये पहचान है। मतलब कौन कौन सी पहचान आप याद रख सकते हैं? इन शब्दों के अंत में कै दिख जाए, या फिर ई उ अंत वालों के अंत में कै दिख जाए, या फिर री वालों के अंत में कै दिख जाए, तो वहां पर आपको बहुब्री समास रखना होगा। इन सभी प्रसंगों के अंदर कप प्रत्यय होता है। और बहुब्री समास की एक बड़ी पहचान यह है, यहां पर तो नित्य रूप से करेंगे, अनिवार्य तौर पर करना होगा। बाकी सभी जगह कोई सा भी प्रसंग आ जाए, चाहे शेषा द्विभाषा, बाकी सभी प्रसंगों के अंदर विकल्प से कप प्रत्यय किया जा सकता है। मतलब इनके अलावा कोई भी आ जाए, कोई सा भी प्रसंग आ जाए, वहां पे क किया जा सकता है, लेकिन आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, करें तो करें, अन्यथा कोई अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक है, विकल्प से है। मतलब कै तो अलग से पहचान आ गई, अलग से शब्द के अंत में जुड़ गया, तो पक्का है कि वो कहां पर पहुंच जाएगा? बहुब्री समास के अंदर पहुंच जाएगा। इस प्रकार से ये समासांत प्रत्यय के कुछ प्रकरण हैं, इनको आपको याद रखना चाहिए। तो देखो, एक तो पूर्व प्रयोग किस किस का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अभी मैं सारे उदाहरण, सारे नियम बार बार आएंगे। एक दूसरा हमने क्या बताया कि यहां पे कहां कहां पे कै प्रत्यय होगा, ये चर्चा हमने की। एक इससे पहले हम बता चुके, समानाधिकरण के अंदर दोनों पद स्त्रीवाचक हैं तो पहले वाले को ह्रस्व कर देंगे, और महत है तो महत की जगह महा कर देंगे। और व्यधिकरण में आपको क्या बताया, पूर्व पद सप्तमी वाला शरीर का अंगवाची है तो समास होने पर उसका लोप नहीं होगा, ये चर्चा हमने की। और एक काम और है यहां पर, देखो ये क्या कहते हैं, यदि बहुब्री समास के अंदर एक सूत्र आता है गो स्त्री और उपसर्जनस्य। सबसे पहली बात तो ये कह रहे हैं गो की, और एक कह रहे हैं स्त्रियों की। जैसे कि आपको मैंने बताया, यदि दोनों पद स्त्रीवाचक हों, दोनों के दोनों पद स्त्रीवाचक हों, दोनों पद स्त्रीवाचक हों, तो पहले वाले को तो आपने पुल्लिंग में कर दिया यथासंभव, अभी जो नियम बताया था उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यह क्या कहता है कि उत्तर पद के अंदर यदि स्त्रीवाचक शब्द हो, और स्त्रीवाचक शब्द के अंत में क्या हो, आ, तो उस आ को भी क्या कर देंगे, ह्रस्व कर देंगे ए। यदि उत्तर पद के अंदर आकारांत हो तो आकारांत को हम क्या कर देंगे, ए कर देंगे। बहुब्री समास में दोनों पद स्त्रीवाचक हों तो पहले वाले को तो पुल्लिंग करेंगे और दूसरे वाले को आ के स्थान पर ए करेंगे। ध्यान रखना, इसमें पुल्लिंग नहीं कहा मैंने। आप ये कहते, बात यही कह देते कि पुल्लिंग कर दो, लेकिन पुल्लिंग करने में और आ को ए करने में फर्क है। आ को ए तो हमेशा करना पड़ेगा, लेकिन पुल्लिंग तो तभी करते जब पुल्लिंग का रूप संभव हो। अब जैसे मान लो लता शब्द है, यदि पहले वाले नियम में उसका पुल्लिंग करना हो तो लता का तो कोई पुल्लिंग होता ही नहीं है, लेकिन यदि लता के आ को ह्रस्व ए करना हो तो कर सकते हैं। इसलिए इसमें हमने पुल्लिंग की बात नहीं कही। पहले वाले पद को तो पुल्लिंग में कर देंगे और दूसरे वाले पद के अंत में यदि आ है तो आ को ह्रस्व ए कर देंगे। इसी प्रकार से गो के स्थान पर दूसरा प्रकरण क्या था, गो भी था ना। यदि यहां पर गो मिल जाए तो गो के स्थान पर ह्रस्व करना था। अब समस्या हो गई कि ओ, ए ओ ऐ औ का तो कोई ह्रस्व होता ही नहीं है, लेकिन प्रक्रिया के तहत यदि ओ को ह्रस्व करना हो तो आपको क्या करना होगा, ऊ करना होगा। तो जैसे गो का प्रसंग आएगा, गो की जगह गु आदेश हो जाएगा। यह बहुब्री समास के अंदर ही देखने को मिलेगा। अब इन सब से संबंधित जो विभिन्न उदाहरण हैं, इन उदाहरणों को हम लेकर के चलेंगे। आपको क्लियर याद रहना चाहिए, मैं वापस से बार बार रिवाइज कर रहा हूं। अब आगे मैं केवल नंबर बोलूंगा, नंबर से आपको टिप्स पे याद हो जाना चाहिए। पहले कौन कौन सी बातें की, 6 पॉइंट हो गए, उल्टे क्रम में चल लीजिएगा। छठे पॉइंट में हमने क्या कहा, दोनों पद स्त्रीवाचक है तो पहले वाले को तो पुल्लिंग और दूसरे वाला आ है तो ह्रस्व कर देंगे और गो को ह्रस्व कर देंगे गु। पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 5 में हमने 3 बातें कही कप प्रत्यय वाली, उरस, पयस, सर्पेस, दधि, मधु, लक्ष्मी इत्यादि शब्द होंगे तो आपको कौन सा करना है, प्रत्यय। कै 5.1। 5.2 हमने क्या कहा, अंत में दीर्घ ई या दीर्घ ऊ हो तो भी कप करना है, 5.2। और 5.3 हमने क्या कहा, अंत में री है तो भी प्रत्यय कौन सा करना है, कप करना है। और इससे पहले चौथे नंबर के पॉइंट पर हमने आपको पूर्व प्रयोग के नियम बताए थे। पहला नियम तो क्या बताया, सप्तमी वाले पद का पहले प्रयोग होगा 4.1। 4.2 हमने क्या कहा, यदि वहां पर इक्तय प्रत्यय वाला पद है तो उसका पहले प्रयोग करेंगे।
फिर हमारे पास तीसरा प्रसंग आया हथियारवाची का प्रयोग करना हो तो उसका पहले प्रयोग करना होगा। और नंबर 4 आया विशेषणवाची, सर्वनामवाची, संख्यावाची शब्द का पहले प्रयोग होगा। तो ये 4 काम, 3 काम तो ये, और इससे पहले हम एक देख चुके थे, समानाधिकरण के अंदर 2 काम और व्यधिकरण के अंदर 1 काम। तो ये 4 काम हमारे क्रमिक तौर पर चलेंगे। अब आगे चल करके जब भी कोई काम का निर्देश करना होगा तो नंबर लिखाऊंगा मैं, केवल उसके आगे हिंट देना है 4.1, 4.2, 4.3, ताकि आप नोट्स के अंदर देख करके उसको, नियम को आप यथावत रख लेंगे। इस प्रकार से हमारे पास ये 6 प्रसंगों के अंदर सारे के सारे काम हमने किए हैं। अब मैं एक एक उदाहरण को लेकर के चल रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं रहे। सबसे पहले मैं समानाधिकरण बहुब्रीहि की चर्चा कर रहा हूं। समानाधिकरण बहुब्रीहि का मतलब क्या हुआ? विग्रह वाक्य के दोनों पदों में क्या विभक्ति समान हो। सामान्य तौर पर कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति हुआ करती है। अब सुनो, मैं एक एक प्रकरण को लेकर चल रहा हूं। प्राप्तम, उदकम, यम, सह। देखो यहां पे एक चीज चेक करो, सब जगह अलग अलग है। जिसको यम सह, येन सह, और आगे चल के देखना यस्मई सह, ये अर्थ के अनुसार होता है। जिसको यम सह, जिसके द्वारा, येन सह तृतीया विभक्ति, यस्मई सह जिसके लिए, यस्मात् सह जिससे अलग, यस्य सह जिसका, यस्मिन सह जिसमें। चेक करो मैंने बोल्ड भी कर रखा है। यम द्वितीय विभक्ति जिसको, ठीक है। येन तृतीया विभक्ति, दिख रहा है बोल्ड वाला, येन। देखो यहां पर आ गया ना येन, और आगे देखिए एक बार आगे देख लीजिएगा, येन यस्मई चतुर्थी विभक्ति। ऐसे देखो आगे यस्मात् पंचमी, यस्मिन सप्तमी, और देखो यस्मिन के बाद में सारे जितने प्रसंग रखे, यस्य, यस्य वाले तो काफी रखे हमने, यस्य। तो ये क्या है? अर्थ के अनुसार होगा। जिसको द्वितीय वाला, जिसके द्वारा तृतीय वाला, जिसके लिए चतुर्थी वाला, जिससे अलग पंचमी वाला, जिस काके की षष्ठी वाला, जिसमें पेपर सप्तमी वाला। उसी के आधार पर यह अलग अलग प्रयोग किया गया है। अब सुनो, यहां पर सबसे पहला उदाहरण ले रहा हूं। कोई गांव था जो किसी तालाब के किनारे या समुद्र के किनारे बसा हुआ था। तो ऐसा कोई गांव, प्राप्तम, उदकम, यम, सह, या कोई गांव नदी के किनारे बसा हुआ था। तो नदी में बाढ़ आई तो बाढ़ का जल उस गांव तक पहुंच गया। तो ऐसा कोई गांव, प्राप्तम, उदकम, यम, सह, प्राप्त हो गया है उदक। उदक का मतलब क्या होता है? जल। ऐसा कोई गांव जिसमें जल, जहां तक जल प्राप्त हो चुका है, उस गांव को क्या कहेंगे? अब देखो यहां पे मूल शब्द क्या है? प्राप्त और उदक है। प्राप्त के अंत में तय दिख रहा है ना, इक्तय प्रत्यय वाला नियम। रूल नंबर, आपको जो पूर्व प्रयोग के जो नियम बताए, रूल नंबर 4.2, इक्तय प्रत्यय वाले पद के हिसाब से किसका पहले प्रयोग हो गया? प्राप्त का पहले प्रयोग हो गया। प्राप्त प्लस उदक, ए के आगे उ है, कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। और रूप क्या बन गया बताइए? प्राप्तोदक। क्या रूप बन गया? प्राप्तोदक। अब देखो यम सह, ऐसा कोई गांव है, ऐसा कोई गांव है, इसलिए तो पुल्लिंग में रूप बन गया, प्राप्तोदक है। यद्यपि उदक शब्द तो नपुंसकलिंग का था, लेकिन अब ये किसी गांव विशेष की बात कर रहे हैं कि प्राप्त हो गया है जल जिसको। ऐसा कोई गांव जिसको जल प्राप्त हो गया है, उसको हम क्या कहेंगे? प्राप्तोदकः ग्रामः। प्राप्तोदकः ग्रामः, कोई भी गांव का नाम। यदि यहां पर यत, तत् नपुंसकलिंग का होता, मान लो, कल्पना करो, ऐसा कोई नगर, नगर शब्द तो नपुंसकलिंग का है ना, तो फिर नगरम बनाते तो रूप क्या बन जाता? प्राप्तोदकम। और यदि यहां पर याम सा नगरी होता, मान लो नगरी के लिए बताते, तो वो क्या बन जाता? प्राप्तोदका। प्राप्तोदका नगरी, कोई भी, मतलब जैसा प्रसंग होगा उसके अनुसार। पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग का है तो स्त्रीलिंग के अंदर, और नपुंसकलिंग का है तो नपुंसकलिंग के अंदर। अब देखो ये पहचान हो गई, इक्तय प्रत्यय वाले पद का पहले प्रयोग हो गया ना। अब आपको रूप देख लिया, इक्तय वाला पहले देखते समझ जाओ कि बहुब्रीहि समास की संभावना है। इधर आइए, दूसरा और देखिए। ऐसा कोई व्यक्ति
कृतम कृत्यम येन सह। कृत का मतलब कर लिया है, कृत्य का मतलब करने योग्य, करने योग्य काम कर लिया है ऐसा कोई व्यक्ति जिसके द्वारा, येन का मतलब क्या हो गया, के द्वारा, जिसके द्वारा करने योग्य काम कर लिया है ऐसे व्यक्ति को। अब देखो यहां पर भी इक्तय प्रत्यय वाला कृत, अब इसका पहले प्रयोग होगा और रूप क्या बन गया, कृत्य कृत्य, कृत्य कृत्य, इक्तय वाला पहले आ गया ना। अब आप ये कहो कि आपने के द्वारा का अर्थ कैसे लिया, ऊपर वाले में तो को लिया, प्राप्त हो गया है जल जिसको, ये भाव था। अब कर लिया है करने योग्य काम जिसके द्वारा या जिसने कर लिया है, करने योग्य काम कर लिया है जिसके द्वारा या कर लिया गया है जिसके द्वारा, यह अर्थ आ रहा है। इसलिए यहां पे येन को रखा, कर लिया है करने योग्य काम जिसने, उसको हम क्या रखेंगे, कृत कृत्य। अब तीसरा प्रसंग देखो, ऐसा कोई व्यक्ति त्यक्ता लज्जा येन सह, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने लज्जा को त्याग कर दिया हो, मतलब लज्जा को त्याग दिया हो। अब देखना त्यक्ता और लज्जा दोनों स्त्रीवाचक हैं, ये अभी मैं बताऊंगा। त्यज धातु से जब इक्तय प्रत्यय करते हैं ना तो रूप बनता है त्यक्त और स्त्रीलिंग में बन जाएगा त्यक्ता। तो यहां पर वही इक्तय प्रत्यय वाले नियम से, कौन सा, 4.2 चल रहा है ना, 4.2, उसी नियम से पहले प्रयोग हो जाएगा किसका, त्यक्ता का। अब देखना इधर दोनों पद स्त्रीवाचक हैं, त्यक्ता भी लज्जा भी। रूल नंबर 3.1 समानाधिकरण में क्या बताया, दोनों पद स्त्रीवाचक हों तो पहले वाले को क्या कर लेंगे, पुल्लिंग में कर लेंगे। त्यक्ता का तो क्या बन गया, त्यक्त, त्यक्ता का क्या बन गया, त्यक्त। और रूल नंबर 6, ये तो पहले वाला तो क्या हो गया, 3.1 से हो गया समानाधिकरण वाले नियम से। अब रूल नंबर 6 को देखिए, रूल नंबर 6 क्या कहता है, बहुब्री समास में उत्तर पद स्त्रीवाचक हो और उसके अंत में आ हो तो आ के स्थान पे रस्व ए हो जाएगा, लज्जा का क्या बन जाएगा, लज्ज, और रूप क्या बन गया, त्यक्त लज्जा। ऐसा व्यक्ति जिसने लज्जा का त्याग कर दिया हो उसको हम क्या कहेंगे, त्यक्त लज्जा है। आप तो ये देख लीजिएगा, पहले वाला इक्तय प्रत्यय वाला पद आ रहा है, उसके आधार पर भी पहचान लोगे। अब देखो दूसरे पद को आपने रस्व किया है, यदि आप ये कहते हैं ना कि दूसरे पद को भी पुल्लिंग में कर दूं, तो लज्जा का कोई पुल्लिंग थोड़ी होता है, लज्जा का पुल्लिंग नहीं होता। लेकिन आ को रस्व तो हो सकता है, हमने लज्जा से लेना देना नहीं है, हमें तो आ से लेना देना था रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग। इसलिए लज्जा की जगह क्या कर दिया आपने, लज्ज, और रूप क्या बन गया, त्यक्त लज्जा, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। ठीक है, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। खाने के अंदर और व्यवहार के अंदर जो व्यक्ति लज्जा का त्याग कर दे, शर्म को त्याग दे, वो व्यक्ति सुखी रहता है, ऐसा श्लोक भी आता है, त्यक्त लज्जा। ठीक है, और अब देखो इसी के अकॉर्डिंग आगे जो नेक्स्ट नंबर है, देखो ये भी देख लीजिएगा एक बार, रूल नंबर वही पूरे काम आएंगे। इधर देखिए, धृता वीणा येन सह, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने वीणा धारण कर रखी हो, वीणा धारण कर रखा हो, तो दोनों के दोनों स्त्रीवाचक हैं, धृता और वीणा, धृता और वीणा। वही ध्री धातु से इक्तय प्रत्यय है, इसलिए यहां पर 4.2 के द्वारा पहले प्रयोग किसका हो जाएगा, इक्तय वाले का, धृता। अब वही सेम पोजीशन, दोनों पद स्त्रीवाचक हैं, दोनों पद स्त्रीवाचक हैं। रूल नंबर 3.1, तीसरे पॉइंट में क्या था, समानाधिकरण होने पर दोनों पद स्त्रीवाचक हो तो पहले को पुल्लिंग में, तो धृता का तो क्या बन गया, धृत बन गया। और आगे क्या है, वीणा, वीणा शब्द स्त्रीवाचक है। रूल नंबर कौन सा, 6 में क्या कहा गया, उत्तर पद में यदि आ हो तो आ को क्या कर देंगे, रस्व, वीणा का क्या बन गया, वीण, क्या रूप बन जाएगा, धृत वीण, और रूप क्या बन गया, धृत वीण है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने वीणा का धारण कर रखा हो उसको हम क्या कहेंगे, धृत वीण है। ऐसे इसमें आ जाइए, तो पहले तृतीय वाला देख लो, चलो कोई बात नहीं। दत्ता दृष्टि येन सह, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने दृष्टि दे रखी हो, मतलब ध्यान दे रखा हो, तो यहां पर दोनों के दोनों स्त्रीवाचक हैं। दत्ता में भी दा धातु से इक्तय प्रत्यय है, इसलिए नियम नंबर वही, कौन सा, रूल नंबर 4.2 से पहले प्रयोग किसका हो गया, इक्तय वाले का। 4.2 देखो, पूर्व प्रयोग के नियमों में
पहला नियम तो क्या था, सप्तमी वाला, और दूसरा नियम क्या था, इक्तय प्रत्यय वाला। इक्तय प्रत्यय वाले पद का पहले प्रयोग होगा, तो यहां पर दत्ता का तो पहले प्रयोग हो गया। अब दोनों पद स्त्रीवाचक हैं, कौन कौन से, दत्ता भी और दृष्टि भी। तो पहले वाले को क्या कर दिया जाएगा, पुल्लिंग के अंदर रूल नंबर 3.1, ठीक है। अब दत्ता की जगह क्या बन गया बताइए, दत्त, और आगे क्या है, दृष्टि। अब बताओ यहां पे रूल नंबर 6 लग सकता है क्या, रूल नंबर 6 तो कब लगता, यदि अंत में आ आता तो। अब दृष्टि में तो पहले से ही रस्व ई है, इसलिए आपको रस्व करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, रूल नंबर 6 लगा ही नहीं, और रूप क्या बन जाएगा, दत्त दृष्टि ही। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने दृष्टि दे रखी हो उसको हम क्या कहेंगे, दत्त दृष्टि। आपने कहा ना दत्त चित्त होकर के पढ़ता है, दत्त चित्त, ठीक है। दत्तम चित्तः, दत्तम दत्तम चित्तम ये ना, तो क्या रूप बन जाएगा, दत्त चित्तः। उसी प्रकार से यहां पर दत्ता दृष्टि, वो चित्त शब्द नपुंसकलिंग का था तो दत्तम चित्तम आया, यहां पे दृष्टि शब्द स्त्रीलिंग का है तो क्या रूप बन जाएगा, दत्ता दृष्टि येन सह, ठीक है। तो ये तृतीय वाले अर्थ आ गया, येन वाला प्रसंग आ रहा था। अब चतुर्थी वाला देखो, ऐसा कोई भिखारी, ऐसा कोई भिखारी जिसको पहले से ही भिक्षा दे दी गई हो, दत्ता भिक्षा यस्मै सह, ऐसा कोई भिखारी जिसको पहले से ही भिक्षा दे दी गई हो, ऐसा कोई भिखारी जिसको पहले से ही, जिसके लिए यस्मै सह। अब देखो दत्त भिक्षा उसी को कहेंगे जिसको भिक्षा पहले दी जा चुकी है। अब आप ये कहो कि येन क्यों नहीं लेके आए, तो वास्तव में कोई जिसके द्वारा दे दी गई है उसको दत्त भिक्षा नहीं कह देते, बल्कि जिसको दे दी गई है के लिए का अर्थ आ रहा है, क्योंकि देने के प्रसंग में तो आपको पता है संप्रदान हुआ करता है, संप्रदान में विभक्ति कौन सी होगी, चतुर्थी, इसलिए यहां पे चतुर्थी का प्रसंग हमने रखा है, दत्ता भिक्षा यस्मै सह। अब बताइए यहां पर दत्ता में वही पहले की तरह दा धातु से इक्तय प्रत्यय, तो दत्ता का पहले प्रयोग हो जाएगा रूल नंबर 4.2, इक्तय प्रत्यय वाले नियम से पहले प्रयोग हो गया। अब दोनों पद स्त्रीवाचक हैं, स्त्रीवाचक हैं, वही रूल नंबर कौन सा, 3.1। तीसरे पॉइंट में क्या दे रखा है, रूल देखिए हमारा, तीसरे पॉइंट में क्या दिया हमने, एक बार चेक कर लीजिएगा। जो 3 नंबर हमने इसका जो काम बताया था, 3 नंबर के काम में क्या बताया, समानाधिकरण होने पर क्या करते हो, पहला नंबर का नियम था ना, दोनों पद स्त्रीवाचक हो तो पहले को क्या करते हैं, पुल्लिंग। दत्ता की जगह क्या बन गया, दत्त बन गया, कौन से नियम से, 3.1 से। अब वही समस्या आ गई, उत्तर पद में क्या है, भिक्षा, आकारांत है, रूल नंबर कौन सा लग जाएगा, 6 में क्या बताया, अंत में आ हो तो आ को क्या कर देंगे, ए, क्या रूप बन जाएगा बताइए, दत्त भिक्षा, क्या रूप बन जाएगा, दत्त भिक्षा। इस प्रकार से यहां पर सारे के सारे काम क्रमिक तौर पर आपको करने होंगे। अब देखो, पक्वाहा अपूपाहा यस्मै सह, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके लिए पुए पकाए गए हों, मैंने बताया था ना फूफा जी, तो वो पक्वाहा अपूपाहा यस्मै सह, जिसके लिए पकाए, जिसके लिए। अब ये जो पक्वा है ना, मैं आपको बताऊंगा, पच धातु से जब हम इक्तय प्रत्यय करेंगे ना, पच धातु से रूप बनता है पक्व, क्या रूप बनता है, पक्व है, आगे चल के बताऊंगा मैं। पक्वाहा अपूपाहा, मूल शब्द है पक्व और अपूप, बहुवचन का दे रखा था, पक्व है पक्वऊ पक्वाहा, अपूप है अपूपऊ अपूपाहा, पकाए गए हैं पुए, बहुवचन में दे दिया इसलिए बहुवचन दे रखा था। अब 2 शब्द आ गए, पक्व और अपूप, इक्तय वाले नियम से पहले प्रयोग हो गया, रूल नंबर 4.2, वही इक्तय प्रत्यय वाला नियम, और पक्वा पूप में सवर्ण दीर्घ हो गया और रूप क्या बन गया, पक्वा पूप है। अब बताओ यहां पर रूल नंबर 6 लगाने की आवश्यकता पड़ी क्या, रूल नंबर 3.2 लगाने की आवश्यकता, 3.1 लगाने की आवश्यकता पड़ी क्या, नहीं, क्योंकि दोनों में से कोई भी स्त्रीवाचक नहीं था। जब स्त्रीवाचक नहीं है तो न तो पुंबद भाव पुल्लिंग में करना पड़ा और नहीं लास्ट में जाकर के रस्व भी नहीं करना पड़ा, इसलिए हमें केवल एक ही नियम से पार पड़ गई, पक्व का पहले प्रयोग होकर के सवर्ण दीर्घ कर दिया और रूप क्या बन गया, पक्वा पूप है। ऐसे ही अब देखना, यस्मात मतलब क्या होता है, पंचमी। अब देखो इधर, अपगता स्त्री ही यस्मात सह, ऐसा कोई व्यक्ति निकल गई है या चली गई है, श्री, श्री के मतलब 2 होते हैं, श्री का मतलब लक्ष्मी भी होता है और श्री का मतलब उसकी कांति शोभा इत्यादि भी हुआ करता है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके यहां से श्री निकल गई हो। अब देखो, अपगता चली गई है, दूर चली गई है, इसका मतलब क्या हुआ, दूरीकरण की बात आई ना, दूरीकरण के प्रसंग में कौन सी आती है, पंचमी, इसलिए हमने विग्रह कैसा किया, यस्मात।
ऐसा कोई व्यक्ति जिसके यहां से श्री चली गई हो। क्या चली गई हो? श्री। अब बताओ, अपगता में वही सेम आपको मैं बताऊंगा। अप तो उपसर्ग है, गम धातु से जब इक्ता प्रत्यय करते हैं ना तो रूप बनता है गता है, और स्त्रीलिंग में बनता है गता। अपगता श्री यस्मात् स। अब देखो दोनों पद स्त्रीवाचक, पहले तो इक्ता प्रत्यय वाले के नियम से पहले प्रयोग हो गया, रूल नंबर 4.2। अब देखो दोनों के दोनों पद कैसे हैं? स्त्रीवाचक है ना, अपगता भी और श्री भी। तो रूल नंबर 3.1 उसके अनुसार तो अपगता को क्या बन जाएगा? अपगत। क्या रूप बन गया? अपगत। पुल्लिंग हो गया, अपगता से अपगत। अब सुनो, उत्तर पद में क्या आया? श्री। क्या रूल नंबर 6 लग सकता है यहां पर? 6 तो जब लगता जब अंत में आ होता या फिर गो शब्द होता, तो यहां तो अंत में क्या है? श्री। रूल नंबर 5 को चेक करो। 5 में हमने क्या बताया? 5.1 में तो बताया उरस, पयस, सर्पिस, दधु, दधि, मधु, लक्ष्मी के होने पर कै। और रूल नंबर 5.2 देखिए, ऐसे शब्द जिसके अंत में दीर्घ ई या दीर्घ उ हो तो उनसे कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? कप प्रत्यय। रूल नंबर कौन सा लगा बताइए? 5.2 आ गया ना। अब श्री है, अंत में श्री आ गया तो कौन सा प्रत्यय लग गया? कै। और रूप क्या बन गया बताइए? अपगत श्री कहा। क्या रूप बन गया? अपगत श्री कहा। कौन से नियम से? दीर्घ ई अंत में आ गया, इस वजह से। रूल नंबर 5.2। ऐसे आइए, सर्वे श्वेता यस्मिन सह। ऐसा कोई गांव या ऐसा कोई स्थान जिसमें सारे के सारे सफेद हों। सफेद का मतलब सारे के सारे गोरे हों। अब देखो, अब यहां पे सर्वे सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम है ना, और श्वेत क्वालिटी है, गुण है, विशेषणवाची है। यहां पर जब हम पूर्व प्रयोग करने चले, रूल नंबर 4 पॉइंट चेक करो, कौन सा? 4.4। रूल नंबर 4.4 उसमें क्या कहा? विशेषणवाची, सर्वनामवाची, संख्यावाची का पहले प्रयोग होगा। अब आप कहो कि या तो विशेषण भी है और सर्वनाम भी है, तो विशेषण और सर्वनाम हो तो बाद में कौन सा आया? सर्वनाम आया ना। सर्वनाम का पहले प्रयोग होगा। और मान लो विशेषण और संख्या होता तो संख्या का पहले प्रयोग होता। नियमों में क्रमशः बलवान होते हैं, इसलिए यहां पे सर्वनाम, सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्व। सर्व का पहले प्रयोग हो गया और रूप क्या बन गया? सर्वश्वेतः। अब ये बहुवचन में था सर्वे श्वेता, इनका कोई मतलब नहीं हमें तो, क्योंकि आपको क्या करना है? विभक्तियों का तो लोप करना होता है। मूल शब्द क्या बन गया? सर्वश्वेतः। सारे के सारे सफेद हैं या सारे के सारे गोरे हैं, जहां उसको हम क्या कहेंगे? सर्वश्वेतः। ऐसे आइए यहां पर, अब देखो, ऐसा कोई गांव, बहुव्यः कुमार्यः यस्मिन सह। बहुत सारी कुमारियां हैं जिस गांव में। ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई गांव जिसमें बहुत सारी कुमारियां हों, उसको हम कैसा, क्या नाम देंगे? देखो यहां पे बहुव्यः कुमार्य है, बहुवी शब्द है, कुमारी शब्द है। बहु, बहु का मतलब बहुत सारे, बहुत सारा जो शब्द है ना, यह भी संख्यावाची हुआ करता है। बहुत, बहुत जो है ना, बहुत कितने छात्र हैं? आपने कहा बहुत सारे, तो बहुत क्या है? संख्यावाची शब्द है, तो संख्या के नियम से पहले प्रयोग आ जाएगा। रूल नंबर 4.4। रूल नंबर 4.4। अब देखो एक बार, दोनों के दोनों स्त्रीवाचक हैं, भव्वी और कुमारी भी। पुल्लिंग में तो बनता है बहु और उसी से स्त्री में क्या बनता है? बहुवी। बहु और भव्वी क्रमशः दोनों पद स्त्रीवाचक हैं। रूल नंबर 3.1। 3.1 क्या करेगा? बहुवी की जगह पुल्लिंग में क्या कर देगा? बहु। रूल नंबर 3.1 बहुवी की जगह क्या हो गया? बहु। और अब उत्तर पद में क्या है? कुमारी। बताओ रूल नंबर 6 लग सकता है क्या? 6 तो तब लगता जब आ अंत में होता। इसमें तो अंत में क्या है? कुमारी। री के अंत में क्या है? ई। तो अब समासांत प्रत्यय लगेगा। रूल नंबर 5.2। 5.2 देखो, चेक करो, अंत में यदि ई या उ हो तो क्या करना होगा? कप प्रत्यय। कप प्रत्यय में क्या बचा? कै। क्या रूप बन जाएगा? बहु कुमारी कह। बहु कुमारी कह। ऐसा कोई गांव जिसमें बहुत सारी कुमारियां हों।
चलो, बहुव्य है, गोप्य है, यस्मिन सह, ऐसा कोई गांव जिसमें बहुत सारी गोपियां हो, वही मूल शब्द आ गया बहुवी और गोपी, दोनों पद स्त्रीवाचक हैं। सेम पहले की तरह 4.4 से संख्यावाची के हिसाब से पहले प्रयोग हो जाएगा, और रूल नंबर 3.1 से बहुवी की जगह क्या हो गया, बहु हो गया। अब वही सेम प्रोसीजर उत्तर पद में क्या आ गया, गोपी, गोपी के अंत में क्या है, ई, वही रूल नंबर कौन सा लग जाएगा, 5.2, क्या रूप बन जाएगा, गोपी के आगे क्या लग जाएगा, और रूप क्या बन जाएगा, बहु गोपी का है। तो आप तो ये देख लेना अंत में क्या आ गया ना, तो बहुब्री समास की पहचान है। चलो, ऐसा कोई गांव, बहव्य है, वध्व है, यस्मिन सह, ऐसा कोई गांव जिसके अंदर बहुत सारी वधुएं हों, बहुत सारी बहुएं हों। तो देखो, बहवी और वधु वही सेम पहले की तरह, रूल नंबर 4.4 संख्यावाची का पहले प्रयोग, दोनों पद स्त्रीवाचक, तो पहले वाले को पुल्लिंग में रूल नंबर 3.1, और वधु शब्द उत्तर पद में है, दीर्घ उकारांत है, कौन सा लगेगा बताइए, रूल नंबर 5.2, क्या बन जाएगा, क्या लगा देंगे तो क्या रूप बनेगा, बहुवधु का है। अब आप ये 4.1, 5.2 यदि कोई पहली बार देखे तो क्या पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं कि संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो ये रूल्स हैं। अब ये एक बार माइंड में सेट हो गए तो कौन कौन से काम हुए, इसलिए मैं बता रहा हूं, ये शॉर्ट के अंदर पूरा काम चल जाता है। चलते हैं आगे, यहां पर हमारे पास आगामी प्रसंग आता है। अब सप्तमी का हो गया, अब षष्ठी का प्रसंग सबसे ज्यादा आता है, यस्य सह वाला, इस वजह से मैंने षष्ठी को लास्ट में रख लिया। अब देखना, बाकी और भी नियम आएंगे अभी हम। पीतम अंबरम यस्य सह, पीले हैं वस्त्र जिसके, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके वस्त्र क्या हो, पीले हो। अब बताइए पीला क्या है, विशेषण है ना, अंबर वस्त्र का विशेषण क्या हो गया, पीला। अब बताइए, ये विशेषण का नियम है, रूल नंबर 4.4, विशेषण के नियम से पहले प्रयोग हो गया किसका, पीत का, और रूप क्या बन गया, पीत प्लस अंबर, क्या रूप बन जाएगा, पीतांबर है। अब मैंने आपको बताया था ना, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, उधर कर्मधारय समास में भी आपने देखा पीला कपड़ा, तो रूप क्या बना था, पीतांबरम, और पीले हैं कपड़े जिसके, रूप क्या बना, पीतांबर है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, संस्कृत में तो पहचान क्या हो गई कि आपने विसर्ग आ गया तो बहुब्री में हो गया, और अम आ गया तो कहां पर हो गया, कर्मधारय में। लेकिन मैंने आपको वाक्य प्रयोग करके बताया था, वह पीतांबर को धोता है, मतलब कपड़े को धोता है, और पीतांबर कृष्ण आता है, मतलब पीले वस्त्र वाला कृष्ण आता है, तो वाला अर्थ हो गया तो बहुब्री समास, और कपड़े का सूचक हुआ तो कर्मधारय समास। ये दोनों के अंदर डिफरेंस हो जाता है। ऐसे देखिए, नीले हैं वस्त्र जी के जिसके, नीलम अंबरम यस्य, वही रूल नंबर 4.4, विशेषण के नियम से पहले प्रयोग, नील प्लस अंबर, सवर्ण दीर्घ करके क्या रूप बन जाएगा, नीलांबर है। तो संस्कृत में तो पहचान हो गई, विसर्ग आ जाएगा। और फिर भी सेंटेंस को देख लेना, अन्यार्थ निकल रहा है तो बहुब्री समास, और यदि यहां पर उत्तर पद का अर्थ निकल रहा है, कपड़े का सूचक है, ये अंबर वाले प्रसंग में तो ये देख लेना, कपड़े का सूचक है तो कर्मधारय समास होगा, चाहे श्वेतांबर पीतांबर कोई भी आ जाए, और यदि वो किसी व्यक्ति विशेष का सूचक है तो बहुब्री समास होगा। ऐसे आइए, श्वेतम अंबरम यस्य से, सफेद है कपड़े जिसके, वही विशेषण के नियम से 4.4 से श्वेत का पहले प्रयोग, और रूप क्या बन जाएगा, श्वेतांबर है, सफेद है कपड़े जिसके, उसको हम क्या कहेंगे, श्वेतांबर है। ठीक है, अब ये आ गया कौन सा, विशेषण का नियम। ऐसे देखिए, चत्वारी मुखानी यस्य सह, चार हैं मुख जिसके। अब मैंने आपको यह बताया था, जो चार वाचक जो मूल शब्द है ना, वो शब्द कैसा है, चतुर, रहलंत है ना, चार का वाचक चतुर, एक द्वि त्रि चतुर, चतुर में रहलंत है, चार हैं मुख। अब यहां पे मुख शब्द नपुंसकलिंग का था ना, इस वजह से चत्वारी भी कहां का आया, नपुंसकलिंग का। नपुंसकलिंग में क्या बनता है, चत्वारी, चत्वारी मुखानी यस्य स, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके चार मुख हों। अब मूल शब्द क्या आ गया, चतुर, और उत्तर पद में मुख, वही रूल नंबर 4.4 में क्या कहा गया, विशेषणवाची, सर्वनाम और संख्यावाची का पहले प्रयोग होगा, चतुर का पहले प्रयोग हो गया, और रूप क्या बन गया, चतुर्मुखः। अब आप ये कहो, संख्यावाची शब्द तो 3 जगह हो गए, फिर तो अव्ययी भाव समास की कैसे पहचानोगे, यदि उत्तर पद में नदीवाचक है तो अव्ययी भाव में आ जाएगा। ठीक है,
और यदि बाकी प्रसंग समाहार का अर्थ आ रहा हो, और आपने देखा ना द्विगु समास में भी क्या हुआ, उत्तर पद में यदि अकारांत है तो 6 प्रसंगों में तो नपुंसक लिंग और बाकी सभी जगह स्त्रीलिंग था ना। जैसे मान लो यहां पे बना ना पंचवटी, त्रिलोकी, त्रिपादी, अष्टाध्यायी, संख्यावाची था लेकिन स्त्रीवाचक था, वो कलेक्शन का मीनिंग था। और पंचतंत्रम इत्यादि 6 शब्द थे, त्रिभुवनम, चतुर्युगम, वहां पे आया था चतुर्युगम, आया था चतुर्युगम। अब वहां पे चतुर्युगम बना नपुंसक लिंग में, और यहां पे क्या बन रहा है, चतुर्मुख है। चतुर्मुख है किसी तीसरे व्यक्ति का सूचक है। चतुर्मुख है देवः, जो 4 मुख वाला कोई देवता, या चतुर्मुख है दिनेश है आगच्छति, 4 मुख वाला दिनेश आता है। तो कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है। अब यहां पे मुख का सूचक नहीं है बल्कि कोई व्यक्ति विशेष का सूचक है। अब आपने कहा ना कि चतुर्मुख है हत है, 4 मुख वाला मारा गया, तो 4 या मुख नहीं मरे बल्कि कोई व्यक्ति विशेष मरा। इसलिए यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, अन्य पद का प्रसंग होने पर ही आपको बहुब्रीहि समास का प्रसंग रखना है। अब देखो, चत्वार है पाणयः यस्य स, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके 4 पाणी हो। पाणी का मतलब हाथ, ठीक है, पाणी का मतलब क्या, हाथ। अब पाणी शब्द पुल्लिंग का था, पुल्लिंग का था हरि की तरह, पाणी ही, पाणी, पाणयः है। इसलिए देखो यहां पर भी क्या बना, चत्वार है, और इससे ऊपर देखो आपने क्या बनाया, चत्वारी मुखानी। मुख शब्द कहां का था, नपुंसक लिंग का था, तो आपने क्या बनाया, चत्वारी। और यहां पे पाणी शब्द पुल्लिंग का है, तो चत्वारा भी कहां का आ गया, पुल्लिंग का। चत्वार है पाणयः यस्य सः, मूल शब्द क्या है, चतुर, और आगे क्या है, पाणी। यहां पे रे को पहले तो विसर्ग हो जाएगा, और मैंने आपको बताया था आगे कैक है या पैफ है हो, और उससे पहले विसर्ग से पहले ई या ऊ हो तो मूर्धन्य स हो जाता है ना, हुआ था ना। वहां पे बहिष्कार है, परिष्कार है, दुष्कर्म इत्यादि के अंदर कैक है या पैफ है आगे हो, तो आगे आप पै मिल गया तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स, और रूप क्या बनेगा, चतुष्पाणी। जबकि ऊपर देखो चतुर्मुखम के अंदर तो ये नहीं हुआ था, आगे क्या था, मैं था ना, कैक है पैफ है नहीं था ना। यदि वहां पर भी कैक है पैफ है होता तो यहां पर रूप क्या बन जाता, शय मूर्धन्य हो जाता। इसलिए यहां पर शय मूर्धन्य हो गया संधि के आधार पर। संख्यावाची का पहले प्रयोग हुआ है, वही रूल नंबर 4.4 के द्वारा। अब आइए, ऐसा कोई व्यक्ति, एक है दंत है यस्य सः, एक है दांत जिसका, एक है दांत जिसका, बताइए किसको कहते हैं, गणेश जी को। एक है दांत जिसका। अब देखो एक वही संख्यावाची है ना, संख्यावाची का पहले प्रयोग हो गया, वही रूल नंबर 4.4, और रूप क्या बन जाएगा, एक दंत। अब यस्य सह पुल्लिंग का था तो एक दंत भी कहां का बन जाएगा, पुल्लिंग का। यदि एक दंत है गणेशः, गणेश पुल्लिंग का था तो एक दंत है। मान लो ऐसी कोई देवी होती, उसके भी एक दांत होता तो एक दंता देवी, ठीक है, मतलब वहां पर टा प्रत्यय इत्यादि स्त्रीलिंग के प्रत्यय हो जाते। अब देखो, 10 मुखानी यस्य सः, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके 10 मुख हों। अब देखो ऊपर तो आया था चत्वारी, नपुंसक लिंग के अंदर तो क्या बनता था, चत्वारी, लेकिन आपको मैंने क्या बताया था, पंचन से लेकर के 9 दसन तक के रूप तीनों लिंगों में समान चलते हैं ना। तो जैसे पंचन से पंच, वैसे दसन से क्या बन गया, 10। 10 मुखानी यस्य स, मूल शब्द क्या है, दसन और मुख। समास होते ही आपको मैंने बताया था, पहले वाले पद में यदि न हो तो न का तो क्या हो जाता है, लोप। अब क्या रूप बन गया, 10 मुख। अब अन्य पद के अनुसार क्या रूप बन जाएगा, 10 मुखः, 10 है मुख जिसके, उसको हम क्या कहेंगे, 10 मुख कहेंगे। तो यहां पर भी वही कौन सा नियम, 4.4 संख्यावाची वाला है ना, उसके आधार पर ही पहले प्रयोग हो गया है। ऐसे देखो, त्रीणी लोचनानी यस्य स, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके 3 नेत्र हों। अब लोचनानी नपुंसक लिंग का शब्द है, फलम फले फलानी, लोचनम लोचने लोचनानी, इसलिए यहां पर भी देखो त्रीणी, क्या रूप बना, त्रीणी, कहां का है, नपुंसक लिंग का। मूल शब्द क्या है बताइए, त्रि, और आगे क्या है, लोचन। अब ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए कर रहे हैं ना, यस्य सः, तो रूप क्या बन गया, त्रिलोचन है, वही संख्या के नियम से पहले प्रयोग। आगे आइए, 10 आननानी यस्य सः, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके 10 आनन हो। आनन का मतलब वही मुख इत्यादि, 10 है मुख जिसके, तो दसन और आनन, न का लोप होकर के सवर्ण दीर्घ कर देंगे, क्या रूप बन जाएगा, 10 आनन है।
अब दशानन किसी व्यक्ति विशेष का सूचक होगा। दशानन है रावण है, 10 है सिर जिसके, उसको हम क्या कहते हैं, रावण कहते हैं। तो दशानन है, 10 है मुख जिसके, तो ऐसे तृतीयार्थ निकल रहा है। ऐसे मैंने आपको बताया अभी बहुव्रीहि शब्द के अंदर बहवः व्रीहयः यस्य सः, बहुत सारे हैं चावल जिसके, मूल शब्द है बहु और आगे क्या है व्रीहि। तो यहां पे बहु शब्द भी संख्यावाची है ना, तो वही रूल नंबर 4.4 बहु का प्रयोग पहले हो जाएगा और रूप क्या बन जाएगा, बहुव्रीहि। ऐसा कोई व्यक्ति विशेष, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके बहुत हैं चावल, जिसके पास बहुत सारे चावल हों। अब देखना, अब आगे मैं क्रमिक तौर पर चल रहा हूं। व्यूढ़म उरह यस्य सह, ऐसा कोई व्यक्ति जिसका हृदय विशाल हो या जिसकी छाती विशाल हो। उरस शब्द का तात्पर्य हृदय भी होता है और छाती भी हुआ करता है। व्यूढ़ का मतलब विशाल हो। यहां पर वास्तव में देखा जाए वी प्लस ऊढ़ है, वी प्लस ऊढ़, और ऊढ़ वह धातु से जब हम इक्तय प्रत्यय करेंगे ना तब बनेगा। इसलिए एक तरीका तो यह है, व्यूढ़ को इक्तय प्रत्यय के नियम से पहले प्रयोग कर सकते थे। एक दूसरा तरीका और है, उरस का विशेषण हो गया, व्यूढ़ का मतलब हो गया विशाल, तो विशाल के नियम से, विशेषण के नियम से रूल नंबर या तो यहां पे 4.2 भी लगा सकते हैं और रूल नंबर 4.4 भी लगा सकते हैं, कोई सा भी नियम लगा लीजिएगा। यदि विशेषण के रूप में रखेंगे तो 4.4 से हो जाएगा, और यदि इसको हम इक्तय प्रत्यय वाले नियम से रखेंगे तो 4.2 से। आपको व्यूढ़ का पहले प्रयोग करना है और रूप क्या बन गया, व्यूढ़ और उरस। फिर आपको रूल नंबर 5.1 देखिए, यदि उत्तर पद में उरस, पयस, सर्पिस, दधि, मधु, लक्ष्मी शब्द आ जाए तो कौन सा प्रत्यय होगा, कै। रूल नंबर 5.1, तो क्या रूप बन गया, ए और उ में गुण हो गया ओ, क्या रूप बन गया, व्यूढ़ो रस, और आगे क्या लग गया, क है, क्या रूप बन जाएगा, व्यूढ़ो रस कह। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी छाती विशाल हो उसको हम क्या कह देंगे, व्यूढ़ो रस कह। ठीक है, व्यूढ़ो रस कह। ऐसे देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको घी पसंद हो, प्रिय हो, प्रियम सर्पिहि यस्य सह। सर्पिस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है घी। प्रियम सर्पिहि यस्य सह। अब देखो यहां पे प्रिय का समास सर्पिस के साथ, ठीक है। अब प्रिय विशेषण है, क्या क्या प्रिय, घी प्रिय, तो विशेषण के नियम से 4.4 से प्रिय का पहले प्रयोग, और रूप क्या बन जाएगा बताइए, प्रिय सर्पिस कह। ऐसे प्रियम पयः यस्य सह, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको दूध या जल पसंद हो, तो यहां पे प्रिय का समास देखो, यहां पर भी वही रूल नंबर 5.1 लग गया कै के प्रसंग में, और यहां पर भी रूल नंबर 5.1 और वही विशेषण के नियम से पहले प्रयोग, क्या रूप बन जाएगा, प्रिय पयस्कः। ऐसे प्रियम दधि यस्य से, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको दही पसंद हो, प्रिय दधि। अब वही सेम पहले से 4.4 विशेषण के नियम से प्रिय पहले आ जाएगा, और वही 5.1 उसके नियम से कै आ जाएगा, और रूप क्या बन जाएगा, प्रिय दधि कह। प्रिय दधि कह, प्रिय है दही जिसको, उसको हम क्या कह देंगे, प्रिय दधि कह। ऐसे ही प्रियम मधु यस्य सह, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको शहद पसंद हो, वही प्रिय, वही 4.4 से पहले प्रयोग, मधु उत्तर पद में है, वही रूल नंबर 5.1 से कै लग जाएगा, और रूप क्या बन जाएगा, प्रिय मधु कह। तो लास्ट में आपको अलग से कै दिख जाए ना, तो कै तो बहुव्रीहि समास की एक बहुत बढ़िया पहचान है। वही प्रक्रिया सारी की सारी चल रही है, हम काफी उदाहरणों को यहां पर रख रहे हैं। अब देखिए, प्रिया लक्ष्मी यस्य सह, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको लक्ष्मी प्रिय हो, तो दोनों देखो, प्रिया लक्ष्मी, वही 4.4 के तहत प्रिया का पहले प्रयोग हो गया, लेकिन देखो दोनों पद स्त्रीवाचक है ना, प्रिया भी और लक्ष्मी भी। रूल नंबर 3.1 क्या कहता है, दोनों पद स्त्रीवाचक हो तो पहले वाले को क्या कर देंगे, पुल्लिंग में प्रिया की जगह क्या बन गया, प्रिय, और उत्तर पद में क्या आ गया, लक्ष्मी। रूल नंबर 5.1 से, वैसे यहां पर 5.2 से भी पार पड़ जाती, 2 से पार पड़ जाती, लेकिन एक्चुअल में ये जो उरस पयस शब्दों को गिना गया ना, वहां पे लक्ष्मी को गिना गया है, इस वजह से मैंने रख दिया अलग से, नहीं तो 5.2 से पार पड़ सकते थे। लक्ष्मी, तो क्या रूप बन जाएगा, प्रिय लक्ष्मी कह। ऐसा व्यक्ति जिसको लक्ष्मी पसंद हो उसको हम क्या कहेंगे, प्रिय लक्ष्मी कह।
ठीक है, इस प्रकार से आपको हमने उदाहरण रखे। अब आगे देखो, विनतम आननम यस्य सह, झुका हुआ है मुंह जिसका। अब देखो, विनत, विनत का मतलब झुका हुआ, विशेषण का प्रसंग भी रख सकते हैं। और इसके अंदर नम धातु से जब इक्तः प्रत्यय करते हैं ना, उस नियम से भी, तो रूल नंबर 4.4 रख लीजिएगा या फिर 4.2 रख लीजिएगा। इक्तः प्रत्यय वाला सोचेंगे तो 4.2 रख लीजिएगा। और मुख का विशेषण है झुका हुआ, तो विशेषण का नियम रखेंगे तो 4.4 रख सकते हैं, कोई सा भी नियम लगा लीजिएगा। झुका हुआ है मुख जिसका, विनत और आनन सवर्ण दीर्घ हो जाएगा और रूप क्या बन जाएगा, विनतानन है या फिर नतानन है, वी हटा दे तो क्या रूप बन जाएगा, नतानन है, झुका हुआ है मुख जिसका। ऐसे देखिए, विशाले नेत्रे यस्य सह, अब विशाले फलम फले, दो की बात कर रहे हैं ना, दोनों नेत्र विशाल है जिसके, नेत्रम नेत्रे, इसलिए विशालम विशाले, विशेषण के नियम से पहले प्रयोग हो जाएगा रूल नंबर 4.4 और रूप क्या बन जाएगा बताइए, विशाल नेत्र। आप सुनना, विशाल है नेत्र जिसके, रूप क्या बनाया आपने, विशाल नेत्र। विशाल नेत्र दिनेश आगच्छति, बड़े नेत्र वाला दिनेश आता है। तो विशाल नेत्र है, पुल्लिंग का प्रयोग किया आपने, किसके लिए किया, दिनेश के लिए किया, तब तो क्या हो गई, बहुब्री समास। और मेरे विशाल नेत्र में मिट्टी चली गई। अब बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं, आंख की बात कर रहा हूं ना। उत्तर पद प्रदान हो गया, विशेषण पहले आ गया, कर्मधारय समास होगा। विशाल नेत्र, चलो संस्कृत में तो फर्क पड़ जाएगा क्योंकि नपुंसक लिंग है तो विशाल नेत्रम बन जाएगा जब तो कर्मधारय के अंदर, और विशाल नेत्र बना तो बहुब्री के अंदर। लेकिन हिंदी में तो दोनों जगह विशाल नेत्र आता। विशाल नेत्र दिनेश आता है जब तो बहुब्रीही, और उसके विशाल नेत्र रोमांचित हो रहे थे, चकित हो रहे थे, चंचल हो रहे थे। अब विशाल नेत्र किसके सूचक है, आंखों के सूचक है। आंखों का सूचक हुआ, उत्तर पद का सूचक हुआ, उत्तर पद का सूचक हुआ तो कर्मधारय समास। और विशाल नेत्र दिनेश आता है, अब ये न तो नेत्र का सूचक बल्कि कौन, विशाल नेत्र को दिनेश व्यक्ति विशेष, तो वो प्रसंग कहां पे आ जाएगा, बहुब्री समास में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने जो लॉजिक में बार बार उदाहरण दे रहा हूं ना, ये उदाहरण आपको सेंटेंस को देख करके पहचानना होगा। चलिए, नीलः कंठः यस्य स, ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कंठ नीला है उसको हम क्या कहेंगे, देखो नीला वही विशेषण है, विशेषण के नियम से 4.4 और क्या रूप बन जाएगा, नीलकंठः। आप में से कोई बता सकता है रूल नंबर 3 के अंदर व्यधिकरण का जो नियम था, व्यधिकरण के अंदर नियम क्या था, यदि शरीर का अंगवाची हो तो उसका क्या हो जाए, विभक्ति का लोप नहीं होता। ये कंठ शरीर का अंगवाची तो है लेकिन इसमें सप्तमी विभक्ति नहीं है, सप्तमी विभक्ति नहीं है, इस वजह से यहां पे वो नियम लागू नहीं हुआ और रूप क्या बन गया, नीलकंठ है। अब कंठ शब्द पुल्लिंग का है, कंठ शब्द पुल्लिंग का है, यहां पर भी नीलकंठ है बना। और यदि कर्मधारी में बनाते हैं ना, कर्मधारी में भी क्या बनता, नीलकंठ। अब सुनना फर्क देखिए, नीलकंठः नीलकंठः शंकरः आगच्छति, नीले कंठ वाला शंकर आता है। अब ये तो किसका सूचक हो गया, नीलकंठ तृतीय अर्थ निकल गया ना शंकर का, जब तो कौन सा हो गया, बहुब्रीही। और इसी सेंटेंस को चेंज कर रहा हूं मैं, देखना। अब यहां पर नीलकंठ का मतलब क्या हुआ, नीले कंठ वाला शंकर आता है, अर्थ निकल गया अन्य अर्थ, तो बहुब्री समास हो गया। और इसी को मैं चेंज कर रहा हूं कि शंकरः, भगवान शंकर, शंकरः नीलकंठे, नीलकंठ पर सर्पम धारयति, सर्पम धारयति, सर्प को धारण करता है। अब इस वाक्य को देखो, शंकर, शंकर पहले आ गया, शंकर नीले कंठ पर सर्प को धारण करता है। अब बताइए ये नीलकंठ किसका सूचक है, कंठ का सूचक है ना, नीले कंठ पर। अब ये कंठ का सूचक हो गया, उत्तर पद का सूचक हो गया, तो कर्मधारय समास। और नीलकंठ शंकर आता है, अब ये नीले कंठ वाला शंकर, यह अर्थ हो गया।
तो उसमें क्या हो गया, बहुब्री समास। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कर्मधारय समास और बहुब्री समास में काफी लोग डिफरेंस ही नहीं कर पाते। और आपने देखा होगा इधर के उदाहरण उधर, आपने हिंदी की किताबों में देख लेना, इधर के उदाहरण आपस में इतना मिक्स कर देंगे कि पता ही नहीं कि कहां पे बहुब्री कहां पे कर्मधारय है। आप तो ये चीज ध्यान रखना, दोनों पदों से कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है ना तो पक्का बहुब्री होगा। और यदि वो उत्तर पद के लिए होगा, मैंने आपको एक बढ़िया उदाहरण दिया पीतांबर का। पीतांबर यदि वस्त्र का सूचक है तो कर्मधारय में रहेगा, और पीतांबर यदि किसी व्यक्ति विशेष का सूचक है तो बहुब्री का रहेगा। यहां पे नीलकंठ से शंकर का अर्थ निकल रहा है तो बहुब्री ही, और यदि नीलकंठ का मतलब केवल कंठ है, नीले कंठ पर सर्प को धारण करता है, किसके ऊपर, नीले कंठ के ऊपर, तो वो किसका सूचक हो गया, नीले कंठ का सूचक हो गया, उत्तर पद का सूचक हो गया, तो कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय। ये ध्यान रख लेना, ठीक है। ये भी रट के मत चले जाना कि बहुब्री समास में तो विसर्ग आता है और कर्मधारय समास के अंदर अम आता है। अम तो तब आएगा जब नपुंसकलिंग का होगा। अब ये कंठ पुल्लिंग का था, यदि वहां पे कर्मधारय समास में रूप बनाते नीलाकंठ तो भी रूप क्या बनता, नीलकंठ। तो इधर क्योंकि था ही पुल्लिंग का, और यहां पर भी क्या बना, नीलकंठ है, तो केवल उससे पार नहीं पड़ेगी, आपको प्रधानता को देखना होगा। चलिए, लंबम उदरम यस्य सह, ऐसा कोई व्यक्ति जिसका उदर लंबा हो, तो यहां पे मूल शब्द क्या है, लंब, विशेषण हो गया ना, रूल नंबर 4.4। और उदर, ए और उ में गुण संधि हो गई, क्या रूप बन गया, लंबोदर है। क्या रूप बन जाएगा, लंबोदर है। अब मैं सेंटेंस देखना, लंबोदर है गणेश है आगच्छति, लंबे उदर वाला गणेश आता है, बहुब्री समास। और गणेश है लंबोदरे भोजनम करोति, गणेश लंबे पेट के अंदर भोजन करता है। अब वो लंबा पेट किसका सूचक हो गया, पेट का सूचक हो गया, उत्तर पद की प्रधानता हो गई, ठीक है। सेंटेंस देखना, लंबोदर गणेश आता है हिंदी में तो बहुब्री समास, और गणेश लंबोदर पर हाथ फेरता है, अब वो किसका अर्थ सूचक हो गया, उदर का सूचक हो गया, तो वो कहां पर आ जाएगा, कर्मधारय समास। एक ही शब्द हिंदी में दोनों जगह एक ही का प्रयोग किया आपने, लंबोदर का ही, लेकिन एक जगह उदर का सूचक हो गया तो कर्मधारय, और एक जगह वो अन्यार्थ का सूचक हो गया तो बहुब्रीहि। मैं इतने उदाहरण दे रहा हूं, इससे आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। वक्रम तुंडम यस्य सह, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी तुंड, जिसका तुंड, या हम ये कह सकते हैं जिसका मुख इत्यादि, जो हाथी का मुख इत्यादि, उसको तुंड कहा जाता है, और वो तुंड है टेढ़ी जिसकी, तो उसको हम क्या कहेंगे, वक्रतुंड है। ये विशेषण हो गया ना, 4.4 के नियम से पहले प्रयोग हो गया, वक्रतुंड है, ठीक है। बहव, अब देखो ये सारे के सारे प्रसंग आ गए विशेषण वाले प्रसंग में, और ये ध्यान रख लेना, विशेषण वाले प्रसंग में ही कर्मधारय और बहुब्री में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वहां पर भी क्या आया था, विशेषण वाला प्रसंग आया था ना, इस वजह से। चलो, बहवह कर्तारः यस्य सः, ऐसा कोई काम जिसको बहुत सारे करने वाले हों, ऐसा कोई काम जिसको बहुत सारे करने वाले हों। बहु कर्तृक संख्यावाची के नियम से पहले प्रयोग, मूल शब्द क्या है, कर्तारः के अंदर कर्तृ, आपको रूप बताया था मैंने, कर्ता, कर्तारऊ, कर्तारः, तो यहां पे मूल शब्द क्या है, कर्तृ त्रिच प्रत्यय वाला है। अब बताइए, अंत में री आ गया ना, री आ गया, रूल नंबर 5.3 चेक करो एक बार, रूल नंबर 5.3 क्या कहता है, यदि समस्त पद के अंत में क्या आ जाए, रस्व री आ जाए, तो आपको कौन सा प्रत्यय, कै प्रत्यय करना है ना, क्या रूप बन जाएगा, देखो, बहु कर्तृकः। ऐसे देखिए, द्वौ कर्तारौ यस्य सः, ऐसा कोई काम जिसके दो ही कर्ता हो, मतलब उसको करने वाले कितने व्यक्ति हो, दो, तो यहां पे मूल शब्द क्या है, द्वि, और आगे क्या है, कर्तृ, कोई संख्यावाची के नियम से पहले प्रयोग हो गया, क्या रूप बन गया, द्विकर्तृ, अंत में री आ गया, वही रूल नंबर 5.3 क्या हो जाएगा, कै लगा करके रूप क्या बनेगा, द्विकर्तृकः, क्या रूप बन जाएगा, द्विकर्तृकः। इस प्रकार से आपको यह ध्यान रखने होंगे। अब एकः कर्ता यस्य सः, ऐसा कोई काम जिसका एक ही कर्ता हो, तो एक और आगे शब्द क्या है, कर्तृ, वही संख्या के नियम से पहले प्रयोग, और कर्तृ के अंत में री है, वही रूल नंबर 5.3 से क्या आ जाएगा, रूप क्या बन जाएगा, एक कर्तृकः। ऐसे ही मान लो ऐसा कोई देश जिसका एक ही नेता हो, एकः नेता यस्य सः, तो यहां पे वही मूल शब्द एक, और मूल शब्द क्या है, नेत्री, और आगे वही सेम प्रोसेस आ जाएगा, 4.4
संख्या के नियम से पहले प्रयोग 5.3, अंत में री आ गया तो क्या लग जाएगा, रूप क्या बन जाएगा, एक नेत्रिका। अब देखो, एका पत्नी यस्य सह, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी पत्नी एक ही हो, एका पत्नी। अब ये बताओ, एका संख्यावाची, रूल नंबर 4.4 संख्या के हिसाब से पहले प्रयोग। अब देखो यहां पर दोनों पद स्त्रीवाचक, रूल नंबर 3.1, एका की जगह क्या बन गया, एक, और पत्नी शब्द दीर्घ इकारांत है, स्त्रीवाचक है, रूल नंबर चेक करिए 5.2। क्या कहता है, उत्तर पद में दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत स्त्रीवाचक हो तो क्या कर लेंगे, कै, और रूप क्या बन जाएगा, एक पत्नी कह। ऐसे ही दर्शनीय भार्या यस्य सह, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी पत्नी देखने योग्य हो, दर्शनीय हो, तो यहां पे दर्शनीय विशेषण है भार्या का। कैसी भार्या, देखने योग्य, विशेषण के नियम से, वही 4.4। अब दोनों पद स्त्रीवाचक हैं, दोनों पद स्त्रीवाचक हैं, रूल नंबर 3.1 दर्शनीय का क्या बन गया, दर्शनीय, और उत्तर पद में क्या आया, भार्या। बताओ रूल नंबर, रूल नंबर 6 में क्या कहा गया, उत्तर पद में आकारांत हो तो आकारांत को क्या कर देंगे, ह्रस्व, भार्या की जगह क्या बन गया, भार्य, और रूप क्या बन जाएगा, दर्शनीय भार्य। अब आपसे कहा कि दर्शनीय भार्य है, हतः जिसकी पत्नी देखने योग्य थी वो मारा गया। कोई तीसरा विशेष, न तो दर्शनीय, नहीं पत्नी, बल्कि कोई अन्य व्यक्ति विशेष। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। यदि इसको हम वहां पर रखते, मान लो, कल्पना करो कर्मधारय समास में इसका रूप बनाना होता, क्योंकि ये भी विशेषण है ना, दर्शनीय विशेषण है, और इसका यदि कर्मधारय समास में रूप बनाना होता तो कर्मधारय समास में तो समस्त पद का लिंग किसके अनुसार चलता है, उत्तर पद के अनुसार। वहां पे रूप क्या बनता, यद्यपि दोनों पद स्त्रीवाचक हो तो वहां पर भी पुल्लिंग हो जाता है, तो दर्शनीय का तो दर्शनीय बन जाता, और लेकिन रूप क्या बनता, दर्शनीय भार्या। क्या रूप बन जाता, दर्शनीय भार्या, जब तो क्या बनता, कर्मधारय में, और यहां पे क्या बना, दर्शनीय भार्य। रूल नंबर 6 तो यही लगा ना, वहां थोड़ी लगा था, दर्शनीय भार्या। अब देखना सेंटेंस, दर्शनीय भार्या गच्छति, देखने योग्य भार्या जाती है। कौन जाती है, भार्या, उत्तर पद प्रदान हो गया, कर्मधारय समास। और दर्शनीय भार्य है रमेश है आगच्छति, ऐसा रमेश जिसकी पत्नी देखने योग्य वो आता है, तो वो वहां पर क्या हो गया, बहुव्रीहि समास। तो मैं ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को समझना, तभी कोई मतलब रहेगा क्लास का, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। पटवी भार्या यस्य सह, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी पत्नी चालाक हो, चतुर हो, तो पटवी और भार्या दोनों पद स्त्रीवाचक हैं, विशेषण के नियम से पहले प्रयोग आ गया, पटवी का पहले प्रयोग हो गया। रूल नंबर 3.1 क्या कहता है, दोनों पद स्त्रीवाचक हो तो क्या कर देंगे, पुल्लिंग में कर देंगे। पटवी का पुल्लिंग क्या होता है, पटु, पटु से क्या बनता है, पटवी स्त्रीलिंग के अंदर। और भार्या शब्द था ना, इसमें रूल नंबर क्या लग जाएगा, 6, भार्या को ह्रस्व कर देंगे, क्या रूप बन जाएगा, भार्य, क्या रूप बन जाएगा, पटु भार्य है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी पत्नी चतुर हो उसको हम क्या कहेंगे, पटु भार्य है। ऐसे देखो, सुंदरी भार्या यस्य सह, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी पत्नी सुंदर हो। अब बताइए, सुंदरी भार्या, वही विशेषण के नियम से सुंदरी का पहले प्रयोग, और दोनों पद स्त्रीवाचक है, रूल नंबर 3.1, सुंदरी का क्या बन जाएगा, सुंदर, और भार्या को वही रूल नंबर 6, क्या रूप बन जाएगा, भार्य, क्या रूप बन जाएगा, सुंदर भार्य। और यदि कर्मधारय समास करना होता ना, तो सुंदरी का तो सुंदर बन जाता, लेकिन भार्या का भार्या रहता, और वहां पे रूप क्या बनता, सुंदर भार्या। सुंदर भार्या मारी गई, तो भार्या मारी गई, उत्तर पद प्रदान हो गया। और सुंदर भार्य है हतः, जिसकी पत्नी सुंदर थी वो मारा गया, बहुव्रीहि समास, अन्य व्यक्ति विशेष। तो ये फर्क आपको ध्यान रखना होगा। चलते हैं, चित्रा गावः यस्य सह, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी गायें चितकबरी हों, चितकबरी गायें हों। तो देखो यहां पर मूल शब्द क्या है, चित्रा, और आगे कौन सा शब्द आया, गो, दोनों पद स्त्रीवाचक हैं कि नहीं है, चित्तकबरी विशेषण हो गया। रूल नंबर 4.4 से चित्र शब्द पहले आ जाएगा, दोनों पद स्त्रीवाचक हैं। 3.1 से चित्रा की जगह चित्र। और रूल नंबर 6 क्या कहता है, एक बार पढ़ लीजिएगा,
या तो आकारांत हो या फिर गो के अंदर हो ना, गो को भी क्या कर लेंगे रस्व, गो को क्या बन जाएगा गु, और रूप क्या बनेगा चित्रगुहु। चित्रगुहु का मतलब क्या हो गया, चितकबरी है गायें जिसकी। अब देखना, चितकबरी है गायें जिसकी, चित्रगुहु हता है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी गायें चितकबरी थी वो मारा गया, तो गायें थोड़ी मरी, अन्य व्यक्ति विशेष मर गया। ऐसे ही ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास 2 गायें हो, अब मैंने यहां पे 2 रखे, मैंने आपको बताया था गो शब्द दोनों प्रकार से है। गो शब्द यदि गाय का सूचक है तो स्त्रीलिंग के अंदर है, और गो शब्द यदि बैल का सूचक है तो पुल्लिंग में है। लेकिन दोनों जगह रूप तो सेम बनता है, लेकिन द्वि शब्द के आधार पर पुल्लिंग में रखेंगे तो द्वौ, और स्त्रीलिंग के अंदर रखेंगे तो द्वे, बताया था ना। तो द्वे गावौ यस्य, 2 हैं गायें जिसके, अभी यदि गाय अर्थ रख रहे हैं तो द्वे रख लीजिएगा, और 2 हैं बैल जिसके तो द्वौ रख लीजिएगा। तो यहां पे देखो द्वि संख्यावाची के नियम से पहले प्रयोग हो गया। अब यहां पे रूल नंबर 6 क्या जाएगा, गो की जगह रस्व, और रूप क्या बन जाएगा द्विगुहु। स्टार डाल लीजिएगा। बहुब्रीही के अंदर बहुब्रीही समास, और द्विगुहु, द्विगु के अंदर भी कौन सा समास हो जाएगा बहुब्रीही। द्विगु का मतलब क्या है, 2 हैं गायें जिसकी, ऐसा कोई व्यक्ति द्विगुहु। 3 है गायें जिसकी त्रिगुहु, 4 है गायें जिसकी चतुर्गुहु, 5 है गायें जिसकी पंचगु। बना लो सारी संख्यावाची, जोड़ते जाओ बस। पहले उत्तर पद में क्या आ जाएगा गुहु। तो द्विगु शब्द के अंदर भी समास कौन सा हो गया बहुब्रीही। क्लियर, चलते हैं आगे। इस प्रकार से आपको विभिन्न प्रकार के जो उदाहरण थे वो उदाहरणों को हमने यहां पर रखा है। तो ये सारे के सारे उदाहरण कैसे थे, समानाधिकरण बहुब्रीही के थे। अब मैं आता हूं व्यधिकरण बहुब्रीही में। व्यधिकरण में मैंने आपको क्या बताया, सामान्य तौर पर एक पद में सप्तमी होगी और एक पद में प्रथमा होगी। इधर देखना, कंठे काल है यस्य सह, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके कंठ के ऊपर ही काल हो, कंठ के ऊपर क्या हो काल। तो यहां पर देखो मूल शब्द क्या है, कंठ है, जिसमें सप्तमी विभक्ति है। मैंने आपको क्या बताया था, रूल नंबर 5.1 देखो, जिसमें सप्तमी विभक्ति होती है उसका पहले प्रयोग होता है। रूल नंबर 5.1 से पहले प्रयोग हो गया कंठे का। और रूल नंबर 3.3 देख लीजिएगा। 3.3 ऐसे समझो, 3.12 तो समझ लो समानाधिकरण वाला, और 3.3 समझ लो किसका, व्यधिकरण का। पढ़ो उसको एक बार। यदि पूर्व पद शरीर का अंगवाची हो और उसमें सप्तमी विभक्ति हो तो समास होने पर भी सप्तमी का लोप नहीं होता। देखो इधर कंठे का कंठे रहा, लोप नहीं किया। रूल नंबर कौन सा रख सकते हैं, 3.3, और रूप क्या बन जाएगा, कंठे काल है। क्या रूप बन गया, कंठे काल है। ऐसा कंठे का कंठे रहा। ऐसे देखिए उदरे मणि ही, देखो एक तरफ सप्तमी एक तरफ प्रथमा, व्यधिकरण में आ गया। कंठे मणि, उदरे मणि ही यस्य सह, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके उदर में मणि हो। अब वही देखो सेम प्रोसीजर, सप्तमी वाले नियम से पहले प्रयोग किसका हो जाएगा, 5.1 के तहत किसका, उदरे का। और वो 3.3 से सप्तमी का लोप नहीं होगा, और उदरे का उदरे रहा, और रूप क्या बन जाएगा, उदरे मणि ही। क्या रूप बन गया, उदरे मणि ही। लेकिन 5.1 को दोबारा से पढ़ो, सप्तमी वाले का पहले प्रयोग होता है, लेकिन गड़ु और चंद्र आए तो सप्तमी वाला बाद में चले जाएगा। मतलब किसका, गड़ु और चंद्र का पहले प्रयोग होगा। अब देखना चेंज कर दिया, इधर कंठे काला था, अब देखो इधर कंठे गड़ुहु यस्य स, कंठ पर है फुंसी जिसके, फोड़ा जिसके। अब देखो इधर कंठ और गड़ु वही शब्द है, वही शब्द है ना, लेकिन यहां पर पहले प्रयोग किसका होगा बताइए, अब गड़ु का। गड़ु और उत्तर पद में क्या है, कंठ है। कौन से नियम से, नियम तो वही हो गया 5.1, इसी का तो अपवाद दे रखा था वहां पर, सॉरी 4.1 सब जगह ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। 4.1 कर लीजिएगा, 4.1 से किसका पहले प्रयोग हो गया, गड़ु का। लेकिन अब मेरे को बता दीजिएगा 3.3 क्यों नहीं लगा। 3.3 में क्या था, यदि पूर्व पद शरीर का अंगवाची हो और उसमें सप्तमी विभक्ति हो तो उसमें सप्तमी का लोप नहीं होता। लेकिन इधर देखो, अब यहां पे कंठ पूर्व पद है कि उत्तर पद है,
उत्तर पद है ना, इसलिए यहां पे 3.3 नहीं लगा। यदि कंठ यहां तो पहले था इसलिए कंठे का कंठे रहा, लेकिन यहां पे कंठ बाद में चला गया, अब वो सप्तमी का जो लोप नहीं करना था ना वो काम नहीं होगा, मतलब अब यहां पर सप्तमी नहीं दिखेगी और क्या रूप बनेगा, गड़ु कंठ ही रूप बनेगा। तो ये थोड़ा सा ये रूल चेंज कर लीजिएगा, यहां पे 4.1 से पूर्व प्रयोग हुआ है। चलते हैं आगे। अब ऐसे ही दूसरा प्रश्न क्या दिया था हमने, सप्तमी वाले के साथ चंद्र हो तो भी किसका पहले प्रयोग करेंगे, चंद्र का। देखो इधर, चंद्र है शेखरे यस्य सह, सिर पर है चंद्रमा जिसके, या ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, शेखरे चंद्र है यस्य से, बात वही है, सिर पर या शिखर पर चंद्रमा है जिसके। अब बताओ मूल शब्द क्या है, चंद्र और शेखर है ना। रूल नंबर 4.1 के तहत तो शेखर का पहले प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन चंद्र के साथ सप्तमी आ जाए तो कहां पर किसका प्रयोग होगा, चंद्र का होगा, और रूप क्या बन जाएगा, चंद्रशेखर है। अब ये जो शेखर सब शरीर का अंग तो है, सप्तमी भी थी, लेकिन ये उत्तर पद में चला गया, उत्तर पद में जाते 3.3 का जो नियम है वो लागू नहीं होगा, और रूप क्या बन जाएगा, चंद्रशेखर। ऐसे ही चूड़ शब्द का प्रयोग भी सिर का ही सूचक होता है। चंद्र है चूड़े यस्य, चंद्रमा है सिर के ऊपर जिसके। अब वही सप्तमी वाला पद है ना, लेकिन यहां पे चंद्र का पहले प्रयोग हो जाएगा और रूप क्या बन जाएगा, चंद्रचूड़ है, चंद्रचूड़ है। यदि यहां पर ये चूड़ शब्द पहले आ जाता ना तो सप्तमी का लोप नहीं हो पाता। ऐसे ही चक्र है पाणौ, चक्र है प्रथमा, पाणौ सप्तमी, एक में प्रथमा एक में सप्तमी, तो व्यधिकरण हो गया ना। देखो, चक्र है हाथ में जिसके, चक्र है हाथ में जिसके, रूल नंबर 4.1 को चेक करो एक बार। 4.1 क्या कहता है, सप्तमी वाले पद का पहले प्रयोग हो। इस नियम से तो किसका प्रयोग होना चाहिए था, पाणी का, लेकिन रूल नंबर 4.3 चेक करिए, हथियार वाची के साथ में तो आपको किसका पहले प्रयोग करना होगा, हथियार का ही करना होगा, इसलिए रूल नंबर यहां पे 4.3 लगेगा, और किसका पहले प्रयोग हुआ, चक्र का पहले प्रयोग हुआ, और रूप क्या बन जाएगा, चक्रपाणी। अब शरीर का अंग तो है पाणी, लेकिन उत्तर पद में चला गया, इसलिए रूल नंबर 3.3 के लगने की संभावना नहीं रही, और रूप क्या बन जाएगा, चक्रपाणी। ऐसे देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति, दंड है पाणौ यस्य सह, दंड है, डंडा है हाथ में जिसके, उसको हम क्या कहेंगे, दंड पाणी। यहां पे दंड हथियारवाची, रूल नंबर 4.3 के नियम से पहले प्रयोग हो गया, और रूप क्या बन जाएगा, दंड पाणी। ऐसे देखिए, और वीणा पाणौ यस्य सह, वीणा है हाथ में जिसके। अब ये वीणा भी हथियारवाची हो गया ना, हथियार का मतलब क्या होता है, जो निरंतर रूप से हाथ में रहे, ठीक है। वीणा है हाथ में जिसके, अब क्या रूप बन जाएगा, वीणा पाणी। ध्यान रखना, यहां पे दोनों पद स्त्रीवाचक नहीं है, वीणा स्त्रीवाचक है, हाथ तो पुल्लिंग का है, पाणी। तो रूल नंबर आप जो लगा रहे थे ना समान करने वाला, लेकिन एक बात और ध्यान रख लेना, वो तो समानाधिकरण में लगता है ना 3.1, तो ये तो क्या है, व्यधिकरण है, व्यधिकरण में नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसे देखिए, गदा पाणौ यस्य सह, गदा है हाथ में जिसके, क्या रूप बन जाएगा बताइए, वही हथियार के नियम से 4.3 के नियम से गदा का पहले प्रयोग, क्या रूप बन जाएगा, गदा पाणी। ऐसे ही धनु पाणौ यस्य सह, धनुष है हाथ में जिसके, हम क्या कह देंगे बताइए, धनुष पाणी। इन सब के अंदर हथियारवाची के नियम से पहले प्रयोग होगा। अब बहुब्रीहि समास में 4-5 चीजें तो चेक करनी है आपको कि पहले प्रयोग किस किस का हो रहा है, उससे पहचान जाओ। मैंने आपको एक स्टार्टिंग में बात कही थी, समास को पहचानने का तरीके दो ही हैं, या तो मुख को देखो या पूंछ को देखो, या तो स्टार्टिंग देख लो या एंडिंग देख लो, ये दो ही चीज काम आएंगी ज्यादातर आपको, मुख और पूंछ, इनसे ही आप समास को आराम से पहचान सकते हैं। ऐसे चलिए, ये आपके दो प्रकार का जो बहुब्रीहि है उसको हमने यहां पर रखा है। इसमें विशेष तौर पर आपको जो विशेषण वाला था ना प्रसंग, उसमें अलर्ट हो जाना है। विशेषण वाले प्रसंग में यदि उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होगी तब तो कर्मधारय में रहेगा, और यदि विशेषण वाले प्रसंग के अंदर यदि अन्य अर्थ की प्रधानता होगी तो फिर कहां पर आ जाएगा, बहुब्रीहि के अंदर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। नंबर 2, आपको मैंने उपमान उपमेय का प्रसंग कर्मधारय में भी बताया था, याद है।
कर्मधारय में। उपमान उपमेय किसको कहते हैं बताया? जिसकी तुलना कर रहे हैं उपमेय, जिसके साथ कर रहे हैं उपमान। वहां पे आया था ना, उपमान और गुण आया तो उपमान का पहले प्रयोग, और उपमान उपमेय आया तो उपमेय का पहले प्रयोग। लेकिन यहां पे क्या होता है देख लीजिएगा, यहां पे देखो फर्क देखना, उपमान और उपमेय होंगे जैसे कि आपने कर्मधारय में देखा ना। लेकिन कर्मधारय में तो आपने क्या देखा, उपमान और उपमेय एक साथ आए तो उपमेय पहले आया था, और वहां पे रूपक अलंकार भी किया था आपने। लेकिन यहां पे उपमान और उपमेय का समास होगा और उपमान पहले आएगा। यदि उपमान पहले आ गया तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। एक उदाहरण से समझ जाइए पूरी की पूरी बात, देख लीजिएगा इधर। वहां पे आपने रूप बनाया मुख चंद्र है, बनाया ना। मुख की तुलना किससे कर रहे थे? चंद्रमा के साथ। मुख तो क्या है? उपमेय, और चंद्रमा क्या था? उपमान। तो पहले प्रयोग किसका किया बताओ आपने? उपमेय का किया। ये तो कहां पर आ जाएगा? कर्मधारय समास में, क्योंकि आपने किसका पहले प्रयोग कर दिया? उपमेय का। उपमान उपमेय एक साथ हो और उपमेय पहले आ जाए तो कर्मधारय। और इसका अर्थ क्या हुआ? मुख किसकी तरह? चंद्रमा की तरह है। मुख के ऊपर किसका आरोपण कर दिया? चंद्रमा का आरोपण कर दिया। लेकिन चंद्रमा के समान मुख है जिसका, और अब देखना रूप में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। जो चंद्र पीछे था उस चंद्र को पहले ले आए, चंद्र क्या आ गया? उपमान, और मुख क्या हो गया? उपमेय। अब यहां पे कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ये पहचान के तरीके हैं। देखो, मुख चंद्र है कर्मधारय समास, और चंद्र मुख है बहुब्रीहि समास। उपमान उपमेय के प्रसंग में उपमेय पहले आ जावे, मतलब जिसकी तुलना कर रहे थे ना वो पहले आ जावे तो कर्मधारय, और जिसके साथ कर रहे थे वो पहले आ गया तो वो क्या हो जाएगा? उपमान। ये बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। यही समास देखो इधर, नाम देखिए, उपमान पूर्व पद बहुब्रीहि। देखो, अन्य पद के अर्थ में उपमानवाची शब्द का उपमेयवाची शब्द के साथ समास हो जाता है। अतः यहां पे किसका पहले प्रयोग होगा? उपमानवाची शब्द का ही पूर्व प्रयोग होगा। पहली बात, चंद्रमा के समान मुख है जिसका, इस तरह का अर्थ हो गया तो उपमान पहले आ गया। ये डिफरेंस समझ जाओ, मुख चंद्र और चंद्रमुख। यदि क्वालिटी होती ना, इसकी जगह उपमान का पहले प्रयोग वहां पर भी तो हुआ था कर्मधारय समास में, लेकिन वहां पे क्वालिटी थी, वहां पे गुण था। चंद्र मनोहर है, देखो एक और चेक करो, चंद्र मनोहर है। अब देखो इन तीनों को कंपेयर कर लीजिएगा। चंद्र मनोहर है, एक ही उदाहरण से आपको तीनों क्लियर हो जाएंगे। चंद्र मनोहर है, अब यहां पे क्या है? उपमान, और आगे क्या है? मनोहर क्या है? गुण। मनोहर क्या है? गुण है ना। अब उपमान पहले तो है लेकिन गुण है, तो यह भी कहां पर रहेगा? कर्मधारय में। ये तीन शब्दों को समझ जाओगे तो उपमान उपमेय का कभी भी समास गलत नहीं होगा आपका। उपमान के साथ गुण आया, उपमान पहले आ गया तो कर्मधारय। उपमान उपमेय में से उपमान पहले आ गया तो बहुब्रीहि, और उपमान उपमेय में से उपमेय पहले आ गया तो कर्मधारय। नाम याद रख लेना। उधर कौन कौन से थे? उपमान पूर्व पद कर्मधारय, उपमेय पूर्व पद कर्मधारय, उपमान गुण तो पहले उपमान, उपमान उपमेय तो पहले उपमेय था वहां पर तो कर्मधारय में, और यहां पे उपमान उपमेय में से पहले कौन है? उपमान है। ठीक है, इस वजह से उपमान उपमेय को मेरे को समझाना पड़ा वहां पर। और ये ऐसे उदाहरण है, फिर मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, किताबों ने काफी कंफ्यूज कर रखा है। चंद्रमुख है, मुख चंद्र है, चंद्र मनोहर है। जो जिसने लॉजिकली नहीं पढ़ा ना तो इन तीनों में डिफरेंस नहीं कर पाएगा कि कौन सा है तो तीनों जगह चंद्रमा ही है, तीनों जगह मुख ही है, तीनों जगह सुंदरता की बात। लेकिन कौन सा समास कैसे कैसे किस रूप में होगा ये आपको ध्यान रखना है। अभी लास्ट में मैं एक बार कंपेयर करूंगा इसको, ठीक है। अब यहां पर एक बात और, या तो सीधे तौर पर आपने मुख के साथ चंद्रमा के साथ तुलना कर दी, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है तो चंद्रमा के समान सुंदर बता दिया। लेकिन जैसे मान लो आपने तुलना की उसका मुख ऊंट के जैसा है, अब बताओ किसी का मुख ऊंट के जैसा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? आप कहो नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? नहीं तो उष्ण मुख कैसे बनता ना।
किसी का मुख गधे जैसा हो। लेकिन ध्यान रखना, जब हम ये कहते हैं ना उसका मुख ऊंट के जैसा है, या हम कहें कि उसका मुख गधे के जैसा है, तो वास्तव में गधे के जैसा या ऊंट के जैसा संभव नहीं है, बल्कि ऊंट के मुख के जैसा मुख है जिसका, या गधे के मुख के जैसा मुख है जिसका। आप तुलना करेंगे ना तो मुख की तुलना पूरे ऊंट से नहीं कर सकते, मुख की तुलना केवल ऊंट के मुख से कर सकते हो। अब बताओ, मुख तो हो गया उपमान, उपमेय, मुख तो क्या हो गया उपमेय, और किसके साथ तुलना कर रहे थे, ऊंट के मुख के साथ, तो वो क्या हो गया उपमान। ऐसे प्रसंग में दो शब्द आगे, उष्ट मुखम एवं मुखम यस्य। देखो यहां पे क्या बता रहे हैं, यदि उपमानवाची शब्द में दो शब्द हों, अब आया ना ऊंट के मुख की तरह मुख है जिसका, तो ऊंट का मुख, दो शब्द आ गए, और आगे मुख, तो पहले वाले में दो शब्द हों तो उसमें से एक का लोप कर देना। अरे उदाहरण देता हूं, यहां तो एक ही शब्द था, लेकिन आगे देखो, देखो एक चीज पहले मैं बताता हूं आपको। ये देखो, ये तीसरा उदाहरण देखो, एक बार तीसरा उदाहरण देखो, उष्ट मुखम इव मुखम यस्य सह, ऊंट के मुख की तरह है मुख जिसका। अब बताइए, ऊंट का मुख तो क्या है उपमान है ना, जिसके साथ कर रहे थे, और मुख क्या है उपमेय, पहले प्रयोग किसका होगा उपमान का। अब देखो इधर, उष्ट मुख के अंदर भी दो शब्द है और आगे भी मुख है। यदि हम ये नियम नहीं कहते ना तो रूप क्या बनता, उष्ट मुख मुख है, ये बनता ना। यदि सेम बन जाता, इसलिए पहले वाले शब्द में जो उत्तर पद है, मतलब सेकंड वाला, एक तरह से देखा जाए तीनों के अंदर बीच वाला, उसका क्या हो जाएगा लोप, और रूप क्या बना उष्ट मुख है। जबकि इधर देखो चंद्र, अब चंद्रमा का तो मुख कोई होता ही नहीं है, हम ये थोड़ी कहते चंद्रमा के मुख जैसा मुख है जिसका, होता ही नहीं है चंद्रमा, चंद्रमा पूरा ही है। तो हमने क्या कहा, चंद्रमा के समान मुख है जिसका, तो यहां तो उत्तर पद नहीं आया। कमल की तरह है आंखें जिसकी, कमल की तरह है आंख जिसकी, अब कमल के तो आंख नहीं होती ना, हम ये थोड़ी कहते कमल की आंख की तरह आंख है जिसकी, संभव ही नहीं है, कमल की आंख ही नहीं होती। तो यहां पे कमल की तरह, अब यहां पे लोप करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो कमल की तरह है आंख जिसकी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कमल तो क्या है उपमान, और आंख क्या है उपमेय। पहले प्रयोग किसका हो गया कमल का, क्या रूप बन जाएगा कमल नेत्रः, कमल नेत्रः। उधर ध्यान रखो, उधर देखो, चेक करो एक बार, वापस कर्मधारय में जाओ, वहां पे नेत्र कमल आया था ना, अरे वहां पे चरणारविंद आया था ना, चरण अरविंद, कमल बाद में था, यहां पे कमल क्या है पहले है, हस्तारविंद हाथ पहले, अरविंद बाद में, यहां पे कमल पहले है। यही फर्क आ गया दोनों के अंदर, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में पहले कौन आया बाद में कौन आया, यह डिफरेंस देख लेना, ठीक है। यहीं पर देखिए आगे, चंद्र कांति ही इव कांति यस्य, चंद्रमा की कांति के बराबर कांति है जिसकी, कांति का मतलब चमचमाहट या चकचकाहट या फिर शोभा या उसका प्रकाश। तो यहां पर भी चंद्रमा की कांति, ये तो क्या आ गया उपमान, और कांति क्या आ गया उपमेय। तो यहां पर चंद्र कांति में दो शब्द थे ना, तो एक कांति का लोप, और रूप क्या बन जाएगा चंद्र कांति ही। क्लियर, मतलब पहले वाले शब्द में डबल पद हो तो एक का लोप कर देंगे उत्तर पद का। यदि आपको ऐसे कोई समास करना हो जिसमें किसी एक पार्ट विशेष के साथ तुलना करनी हो ना, तो ठीक है। चलो ये बात आई, पीछे कुछ नियम छूट गया था, एक बार वापस आ जाओ उसी जगह पर। देखो यहां पर सबसे प्रसिद्ध प्रकरण आता है, नेत्र वाला प्रसंग तो देख लिया। नेत्र के लिए एक शब्द आता है अक्षी, आंखों की तुलना की बात आएगी ना, तो यहां पे एक शब्द आएगा अक्षी। अक्षी का मतलब भी क्या होता है आंख। यदि बहुव्रीहि समास के अंदर उत्तर पद के अंदर अक्षी आ जाए, तो यदि आप समास करने के बाद रूप बनाएंगे ना, तो पुल्लिंग में तो अकारांत हो जाएगा, अक्षः अक्षौ अक्षाः राम की तरह, और स्त्रीलिंग में रूप बनाएंगे तो ई प्रत्यय करके रूप बन जाएगा अक्षी। यदि स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो अक्षी। देखो यदि उत्तर पद अक्षी है तो पुल्लिंग में रूप बनाते समय अकारांत अक्ष, और स्त्रीलिंग में रूप बनाते समय ईकारांत अक्षी कर दिया जाएगा। यदि उत्तर पद में अक्षी शब्द का प्रयोग कर दिया, यह पढ़ते ना हम, जलजाक्षी, मीनाक्षी, स्वर्णाक्षी, सोनाक्षी, ये जितने भी शब्द हैं, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं बहुव्रीहि समास के रूप हैं।
किसी के साथ उपमान के साथ आंखों की तुलना कर रहे हैं, मृगाक्षी इत्यादि, हरिणाक्षी, आयताक्षी, लोहिताक्षी, जितने भी हैं। अब देखो इधर, मछली की तरह आंखें हैं जिसकी, मछली की तरह है मतलब एक आंख को एक मछली और दूसरे आंख को दूसरी मछली, इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया, मीनम मीने। और अक्षी का भी द्विवचन आया, अक्षी अक्षिणी, दो हैं। दोनों आंखें दो मछलियों की तरह है जिसकी। अब बताओ किसके साथ तुलना कर रहे थे? मछलियों के साथ। अच्छा, मछलियों के साथ तुलना करते हैं कि मछली की आंखों के साथ करते हैं? सामान्य तौर पर आंखों की तुलना सीधे तौर पर मछली के साथ ही कर देते हैं, मछली की आंखों के साथ नहीं करते, नहीं करते। वो मछली के आकार में आंखें होती है ना, तो पूरे मछली के साथ करते हैं। यदि मछली की आंखों के साथ करते, जैसे हिरण के साथ करते हैं, तो वहां पर हिरण की आंखों से किया जाता है, लेकिन मछली की आंखों से नहीं करते। यदि बाइदवक करते, मान लो कल्पना करो, तो यहां पर मीनाक्षिणी इव अक्षिणी, फिर अक्षी का लोप कर देते एक जगह से, तो भी रूप वही बनता। अब देखो, यस्याह सा, पुल्लिंग का रूप नहीं बना करके स्त्रीलिंग का रूप बना रहे हैं। तो देखो, मीन प्लस अक्षी, पहले मूल रूप बना मीनाक्षी। मैंने आपको बताया पुल्लिंग में रूप बनाना होता, मान लो पुल्लिंग में रूप बनाना होता तब तो क्या बनता? मीनाक्ष है। पुल्लिंग में तो क्या बनता? मीनाक्ष है। और इससे स्त्रीलिंग में क्या बन गया? मीनाक्षी। मछली की तरह आंखें हैं जिसकी, उसको हम क्या कहेंगे? मीनाक्षी। मीनाक्षी स्त्रीलिंग के अंदर। बेचारे पुरुषों को कौन मीनाक्ष कहता है? मीनाक्षी स्त्रीलिंग का ही, सामान्य तौर पर इनका जो प्रयोग है ना, वो पुल्लिंग में नहीं होकर के कहां पर होता है? स्त्रीलिंग के अंदर ही होता है। जितनी उपमाएं हैं सारे के सारे महिलाएं ले गई, पुरुषों के सामने केवल और केवल रूपक बचा रहा है। बेचारे आरोपण करते रहते हैं, नाटक करते रहते हैं। चलो, जलजे इवा। अब जलज का मतलब कमल। अब आंखों की तुलना कर रहे हैं, तो यहां पर भी दो कमलों के साथ कर लो। एक आंख अलग हो गई, एक आंख अलग है, एक कमल अलग है, एक कमल अलग है, दोनों कमल अलग अलग हैं। जलजम जलजे, द्विवचन का। कमल का पर्यायवाची क्या है? जलज। जलजे इव अक्षिणी यस्याह सा, दो कमलों के बराबर दोनों आंखें हैं जिसकी। तो मूल शब्द क्या हुआ? जलज, और आगे क्या है? अक्षी। स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा? जलजाक्षी। और पुल्लिंग में बनाना होता तो जलजाक्षा। कमल की तरह है आंखें हैं जिसकी, उसको हम क्या कहेंगे? जलजाक्षी। यहां पे हमने जलज की जगह कमल शब्द का प्रयोग कर लिया। कमले इव अक्षिणी यस्यासा, वो क्या बन जाएगा? कमलाक्षी। लोहिते, लोहित, लोहित का मतलब लाल। लाल सी है आंखें जिसकी, वो क्या रूप बन जाएगा? लोहिताक्षी। ठीक है, लाल जैसी है आंखें जिसकी, उसको हम क्या कह देंगे? लोहिताक्षी। और ऐसे ही और भी उदाहरण रख सकते हैं यहां पर। आयत, आयते इव, कई महिलाओं की आंखें चौकोर भी हो सकती है। मेरा कहना नहीं है, आपने गाने सुने होंगे ना, आयत की तरह आंखें हैं जिसकी, ऐसे कई गाने भी आते हैं। अब जिसकी आंखें चौकोर हो, आयत कैसा होता है? चौकोर होता है ना। तो आयत की तरह, आयतम आयते, आयते इव अक्षिणी यस्याह सा, ऐसी कोई महिला जिसकी आंखें आयत की तरह हो, यस्याह सा, बताओ क्या रूप बन जाएगा? आयताक्षी। क्या रूप बन जाएगा? आयताक्षी। लाल जैसी है, लोहिताक्षी। सोने की जैसी है, स्वर्णाक्षी। और सोने के लिए यदि एक तद्भव शब्द बन गया सोन, और सोन से क्या बन गया? सोनाक्षी। सोने की तरह है आंखें जिसकी, लेकिन संस्कृत का शब्द नहीं है सोनाक्षी, स्वर्णाक्षी शब्द होगा संस्कृत का। तो स्वर्णे इव अक्षिणी यस्यासा, स्वर्णाक्षी। और स्वर्ण का तद्भव तो स्वर्ण, तत्सम तो स्वर्ण है, और तद्भव क्या है? सोना। तो सोने की तरह आंखें जिसकी, वो सोनाक्षी। हिंदी के अंदर कहां पे? वो सब जगह कहां पहुंच जाएगा? बहुव्रीहि के अंदर। तो यहां पर आप देखो, ये कमल, ये आयत इत्यादि, ये क्या थे? उपमान। और आगे क्या है? उपमेय। तो उपमान उपमेय में से उपमान का पहले प्रयोग हो जाए तो वहां पर आपको कर्म बहुव्रीहि समास रखना होगा। जबकि उल्टा होता, यदि उपमेय पहले आ जाता, अब इसकी जगह अक्षी कमलम, अक्षी कमलम, तो कर्मधारी हो जाता। नेत्र कमल, हम बोलते हैं नेत्र कमलम, नेत्रारविंदम, तो कर्मधारी में पहुंच जाता। ये फर्क ध्यान रख लेना। इनको डिफरेंस भी लास्ट में मैं एक बार लिखवा भी दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए।
इस प्रकार से यह हमारा चौथा समास था, बहुव्रीहि समास। इसको हमने यहां पर रखा है। अब इतना कंपैरिजन मैंने कर लिया है, फिर भी यदि आप समास में गलती करें तो ये आपके पक्ष का आपको ध्यान रखना है। आपका जो पार्ट है, आपकी एक्टिंग आपको अच्छे से करनी है। मैंने मेरी एक्टिंग तो पूरी कर दी है, ठीक है। और नाटक तभी सफल होगा जब सारे के सारे पात्र समान रूप से एक्टिंग करें, एक मात्र की एक्टिंग से पार पड़ने वाली नहीं है। चलो अंत में आता है केवल समास। और जैसे कि मैंने बताया था, यहां पर कोई विशेष बात नहीं होती। जो चारों समासों से बच गया वो बचा हुआ एरिया कहां पर आ जाएगा? केवल समास में। लेकिन इसका मतलब यह मत समझ लेना कि हमें पल्ले नहीं पड़ रहा था कि चारों में से कौन सा समास है, इसलिए उत्तर क्या कर देंगे? केवल समास। ऐसा मत कर देना। सुनो, इसमें दो ही प्रकरण हैं, दो प्रकरण याद रखना केवल। एक तो पूर्व वाला प्रसंग और एक इव वाला प्रसंग, बस दो ही प्रकरण हैं। एक बार देख लेते हैं। उपर्युक्त चारों समासों से बचे हुए प्रसंग को केवल समास में गिना जाता है। अतः केवल समास को कैसा कहते हैं हम? विशेष संज्ञा से रहित। अभी तक तो हम कर रहे थे ना, पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, उभय पद प्रधान, अन्य पद प्रधान। ऐसा इसमें प्रधानता की कोई बात नहीं होती। विशेष संज्ञा से रहित, कोई विशेष बात नहीं होती है। ऐसे समास को हम क्या कहते हैं? केवल समास कहते हैं। और इसमें दो प्रसंग समाहित हैं, दो ही प्रकरण याद रखने हैं। एक तो देखो इधर दो प्रसंग कौन कौन से? इक्त प्रत्यय वाले पद का पूर्व पद के साथ। मतलब एक पहला प्रसंग तो क्या आएगा? इधर इक्त, आप कहो कि इक्त अभी बहुब्री में भी आया था, लेकिन वहां पे पूर्व शब्द नहीं आया था। इक्त वाले शब्द का पूर्व शब्द के साथ समास होगा। इक्त वाले पहले आ जाएगा। देखो, पूर्वम भूत है, जो पहले हुआ हो, तो भूत का समास पूर्व के साथ। भूत में इक्त प्रत्यय लास्ट में तय, क्या रूप बन गया बताइए? भूत पूर्व है। पूर्वम दृष्ट है, ये दृष्ट भी इक्त प्रत्यय का है, जो पहले देखा हुआ हो, उसको हम क्या कहेंगे? दृष्ट पूर्व है। पूर्व शब्द बाद में आए, लेकिन एक चीज चेक करो, तृतीया तत्पुरुष में भी आता है मासेन पूर्व है, मास पूर्व है, वो तृतीया का अर्थ है, तो वहां पे तो तृतीया तत्पुरुष होगा। यहां पे तृतीया वाला प्रसंग नहीं है। पहले हुआ पूर्वभूत, पहले देखा हुआ पूर्व दृष्ट पूर्व है। पूर्वम भुक्त है, पहले ही खाया हुआ, क्या रूप बन जाएगा बताइए? भुक्त का समास पूर्व के साथ, क्या रूप बन जाएगा? भुक्त पूर्व है, जिसको पहले ही खाया जा चुका है। भूतपूर्व का मतलब तो हुआ जो पहले हो चुका, भूतपूर्व राष्ट्रपति, जो पहले राष्ट्रपति हो चुका। और अभूतपूर्व है, आपने कहा ना, अरे ये तो अभूतपूर्व घटना हो गई। अभूतपूर्व का मतलब क्या हुआ? ऐसी घटना पहले कभी भी नहीं हुई। अभूत पूर्वम अभूत है, जो पहले कभी नहीं हुआ। अब ए लगा दिया तो क्या फर्क पड़ गया? प्रत्यय तो वही रहेगा, एक तय। अभूत का समास किसके साथ? पूर्व के साथ। और रूप क्या बन जाएगा? अभूतपूर्व है। अभी आया था ना दृष्ट पूर्व है, जो पहले देखा हुआ हो वो दृष्ट पूर्व है, और जो पहले नहीं देखा हुआ हो वो क्या कहलाएगा? अदृष्ट पूर्व है, जो पहले नहीं देखा गया। ऐसे ही अभी आया था ना पूर्वम भुक्त है, जो पहले खाया हुआ हो, भुक्त पूर्व है, और जो पहले कभी नहीं खाया हुआ हो अभुक्त पूर्व है। क्या रूप बन जाएगा? अभुक्त पूर्व है। मतलब ये हुआ, देखो अब सब में चेक करो, लास्ट में शब्द कौन सा आया? पूर्व आया ना, और पहले वाला शब्द कौन सा है? इक्त प्रत्यय वाला। तो लिखित पूर्व है, अलिखित पूर्व है, पठित पूर्व है, अपठित पूर्व है। कोई सा भी इक्त प्रत्यय वाला प्रसंग आ जाए और उत्तर पद में पूर्व हो तो वहां पे आपको केवल समास रखना होगा, ठीक है। और यहां पर दूसरा प्रसंग और आता है, वो ये है, कोई भी शब्द हो, कोई भी पद हो, उस पद का इव अव्यय के साथ समास हो जाएगा। मतलब शब्द के अंत में क्या आएगा? इव आएगा। और इसमें एक बात और विशेष है, अभी तक हम क्या करते आ रहे थे? जहां जहां पर भी समास हो रहा था ना, बीच में पूर्व पद में जो विभक्ति आ रही थी उसका क्या कर रहे थे? लोप। केवल एक जगह नहीं किया, अभी आया था सप्तमी वाला, शरीर का अंग वाला, उसमें नहीं किया, बाकी सब जगह लोप कर रहे थे। यहां पर इव वाले प्रसंग में भी विभक्ति का लोप नहीं होगा। किसी भी पद का इव अव्यय के साथ केवल समास होता है, और इस प्रसंग में समास होने पर भी विभक्ति का लोप नहीं होता। इधर देखो, वागर्थौ इव, वाणी और अर्थ की तरह। देखो, अकेला वागर्थव होता ना तो इसमें तो द्वंद्व समास है, दो पद है, द्विवचन है, वाणी और अर्थ।
वाक्च अर्थश्च, क्या रूप बन जाएगा? वागर्थौ। अकेले में तो द्वंद्व है, लेकिन वाणी और अर्थ की तरह, वाणी और अर्थ की तरह मतलब भगवान शंकर और पार्वती का विशेषण आता है ये, कि जैसे कोई भी व्यक्ति बोलता है, बोलने के साथ ही उसका कोई अर्थ निकलता है, मतलब बगैर अर्थ के कोई वाणी नहीं होती और बगैर वाणी के अर्थ संभव नहीं है। उसी प्रकार से भगवान शंकर और पार्वती की जोड़ी को माना गया है कि वो वाणी और अर्थ की तरह है, एक होगा तो दूसरा है और एक भी नहीं है तो दूसरा भी नहीं है। तो वागर्थौ इव, वाणी और अर्थ की तरह, किसी भी पद का इवव्य के साथ समास। औ के आगे स्वर है, कौन सी संधि हो गई? अयादि। मैंने क्या कहा था? विभक्ति का लोप नहीं होगा। वागर्थौ का वागर्थौ रहा, वागर्थौ इव अयादि संधि कर देंगे, क्या रूप बन जाएगा? वागर्था विव, वाणी और अर्थ की तरह। ऐसे आइए, जीमूतस्य इव, जीमूत नाम का एक नायक है, उससे षष्ठी विभक्ति कर दी, जीमूतस्य, मतलब जीमूत नाम के नायक की तरह है। अब जीमूतस्य षष्ठी है, अब यहां पर इव है, अब ए के आगे ई है, कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि, और रूप क्या बन जाएगा? जीमूतस्येव। तो यहां पर आपको दो ही प्रकरण याद रखने हैं, या तो उत्तर पद में पूर्व आएगा या उत्तर पद में इव आएगा। जैसे मान लो ऐसा कोई श्लोक आ जाए जिसके अंत में इव आ जाए, या श्लोक के शब्द में कोई में पूर्व आ जाए, तो वहां पर यह चीज आपको ध्यान रखनी होगी। भूतपूर्व, अभूतपूर्व इत्यादि ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग गद्यांश पद्यांश में देखने को मिल सकता है। इनमें आपको केवल समास रखना होगा। हिंदी में केवल नाम का कोई समास नहीं है। इस प्रकार से ये हमारे 5 समास थे। इन 5 समासों के प्रकरण को हमने रखा है। अब मैं 2 प्रकरण ले रहा हूं और इन 2 प्रकरणों के आधार पर जो समास में जो अंतर होता है, उस समास के अंतर को हम देख सकते हैं। वो 2 पद कौन कौन से हैं एक बार देख लीजिएगा, 2 प्रसंग कौन कौन से हैं उनको एक बार देख लीजिएगा। एक तो मैंने रखा उपमान और उपमेय का प्रसंग। उपमान किसको कहते हैं? जिसके साथ तुलना की जाए, जिसके साथ तुलना की जाए। मैं बता चुका आपको, लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूं, आपस में तुलना रख रहा हूं। और उपमेय किसको कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए। जैसे आपने मुख की तुलना चंद्रमा से की, तो मुख तो क्या हो गया? उपमेय, और चंद्रमा क्या हो गया? उपमान। यह बता चुका मैं आपको। अब इसमें 3 प्रकरण हो सकते हैं, देख लीजिएगा इधर। नंबर 1, यदि पहला पद उपमान हो और दूसरा पद गुण हो, क्वालिटी हो, तो उपमानवाची का समास गुण के साथ होता है और उपमान का पहले प्रयोग होगा, तब तो समास कौन सा होगा? कर्मधारय समास। नंबर 1। नंबर 2 पोजीशन होगी, यदि क्वालिटी नहीं हो तो उपमेय और उपमान होंगे, और यदि उपमेय का पहले प्रयोग हो जाए, उपमान बाद में आ जाए, तो यहां पर भी समास कौन सा होगा? कर्मधारय। और एक तीसरी पोजीशन आई, यदि उपमान उपमेय में से उपमान पहले आ जाए, उपमेय बाद में आ जाए, तो यहां पे उपमान का समास उपमेय के साथ होगा, और यहां पे समास कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास होगा। लास्ट में निष्कर्ष के तौर पर लिख सकते हैं ये तीनों का डिफरेंस। ये ज्यादा कंफ्यूजिंग करने वाले होते हैं, इस वजह से मैं रख रहा हूं। ये उपमान उपमेय का प्रसंग है। जिसके ऊपर गोला लगाया ना, उसी का पहले प्रयोग होगा, वो पहले आएगा। ऐसा प्रसंग होने पर ऐसे आप समास अलग अलग डिसाइड करेंगे। अब मैं एक एक उदाहरण लिख रहा हूं उसके सामने ब्रैकेट के अंदर। चंद्र मनोहर है, चंद्रमा की तरह मनोहर, नंबर 1। दूसरे में क्या बन जाएगा बताइए? मुख चंद्र है, मुख चंद्र है। और बहुव्रीहि में क्या बनेगा? चंद्रमुख है।
ठीक है। और एक बात आई थी विशेषण विशेष्य की। सामान्य तौर पर विशेषण विशेष्य के अंदर कर्मधारय समास होता है, आपको ध्यान है, विशेषणवाची शब्द का पहले प्रयोग होगा। लेकिन विशेषण विशेष्य के प्रसंग में केवल इतनी सी बात याद रखनी है, यदि विशेषण विशेष्य के प्रसंग में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होगी तब तो कर्मधारय है, और यदि अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होगी तो फिर आपको क्या करना होगा, बहुब्रीहि समास करना होगा। वहां पे अर्थ प्रधानता देखनी होगी। उत्तर पद के अर्थ की मैंने बताया ना, पीतांबर यदि वस्त्र का सूचक होगा तो कर्मधारय है, और पीतांबर कोई अन्य अर्थ का सूचक होगा तो बहुब्रीहि, कृष्ण का सूचक होगा तो बहुब्रीहि, और यदि वस्त्र का सूचक हुआ तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय। तो यहां पर लिख सकते हैं, नंबर सेकंड लिख सकते हैं, विशेषण विशेष्य। विशेषण विशेष्य दोनों जगह विशेषण पहले आएगा, वहां पर भी और यहां पर भी विशेषण का ही समास होगा, विशेष्य के साथ होगा। लेकिन यदि उत्तर पद प्रधान हुआ तब तो कौन सा समास होगा, कर्मधारय। और यदि अन्य पद प्रधान हुआ तो कौन सा हो जाएगा बताइए, बहुब्रीहि। ठीक है। तो ये हमारे जो पांचों के पांचों समास थे, इनकी प्रक्रिया को रखा। 2 मिनट के अंदर मैं पूरा रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले हमारा अव्ययी भाव समास आया, जिसमें पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता थी और वो पूर्व पद अव्यय था, जिसमें कुल मिलाकर के हमने 3 प्रकरण रखे। एक तो सामान्य तौर पर कुछ अव्ययों का दूसरे पद के साथ समास, एक रखा अव्यय का दूसरे पद के साथ समास, और एक तीसरा प्रसंग रखा संख्यावाची का वंश्यवाची और नदीवाचकों के साथ समास होगा। 3 प्रकरण हमने अव्ययी भाव समास में पढ़े। दूसरा समास हमारे पास तत्पुरुष समास आया। तत्पुरुष समास के अंदर उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होगी और उत्तर पद के अनुसार ही लिंग होगा, जिसको हमने 2 भागों में बांटा, समानाधिकरण और व्यधिकरण। व्यधिकरण के अंदर भी 3 प्रसंग आए। एक तो आया विभक्ति तत्पुरुष, द्वितीय से लेकर के सप्तमी वाले पदों का किसी दूसरे पद के साथ समास। दूसरा आया नए तत्पुरुष, व्यंजन से शुरू होने पर ए, स्वर से शुरू होने पर अन। और एक प्रसंग हमारे पास जो तीसरा प्रसंग वहां पे आया प्रादि तत्पुरुष, वहां पर पूर्व पद अव्यय था, लेकिन समस्त पद का लिंग पूर्व पद के अनुसार हो रहा था और प्रधानता भी पूर्व पद वाले ही प्रकरण की हो रही थी। समानाधिकरण के अंदर कर्मधारय के 2 प्रसंग आए, विशेषण विशेष्य के और उपमान उपमेय के, जिनके प्रसंगों को देखा। और एक आया द्विगु समास, कर्मधारय का ही भेद हमारे पास था। इसके बाद में हमारे पास द्वंद्व समास आया। द्वंद्व समास को हमने 3 भागों में, इतरेतर योग, एक शेष और समाहार में, और अंत में चल करके बहुब्रीहि समास को हमने 2 भागों में बांटा, समानाधिकरण और व्यधिकरण। और अंत में जाकर के उपमान पूर्व पद बहुब्रीहि भी हमारे पास एक तरह से तीसरा भेद एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, उसको रखा। और अंत में जाकर के हमने केवल समास की प्रक्रिया को रखा है। इस तरह से ये आपका जो समास का जो शीर्षक था, ये संपूर्णता को प्राप्त होता है। धन्यवाद।